ओके, सो आर वी लाइव, आर वी लाइव, आर वी लाइव? मेरे को फटाफट से बता दो सर, आर वी लाइव और नॉट? मेरे को फटाफट से बता दो सर, आर वी लाइव और नॉट? यस सर, वी आर लाइव, वी आर लाइव, वी आर लाइव। हम अपने बाकी बडीज के आने का इंतजार कर लेते हैं, तब तक लेट्स चेक आर वी लाइव और नॉट। यस सर, वी आर लाइव। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। आज लगता है हमारे बाकी बडीज क्या सो रहे हैं, क्या सब नींद में हैं? संयम, हाय संयम, कैसे हो आप? हाय निहाल, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। यस सर, वी आर लाइव। हेलो सर, हाय 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 हाय। मस्त सर, आप बताओ। बस आज लास्ट क्लास पे आ गए हैं हम, एफएम एसएम पावर की। एफएम तो हमने खत्म ही कर लिया। अच्छा गाइज, मैं इस चैप्टर में ना, जो लास्ट हमारा चैप्टर बच रहा है, चैप्टर नंबर 5, इसमें मैं आप लोगों से ना चैप्टर नंबर 5 के अंदर थोड़ी सी क्विक एंड सेलेक्टिव अप्रोच रखने की ट्राई करूंगा सर, क्योंकि ये बहुत बड़ा चैप्टर है। इतना लेंदी चैप्टर जाने से अच्छा सर हमने चैप्टर 1 से लेके चैप्टर नंबर 4 तक को इन डिटेल में कवर कर रखा है। और सर चैप्टर नंबर 5 में बहुत सारी कंफ्यूजिंग चीजें आने वाली हैं, बहुत अपने को कंफ्यूज करती हैं एक दो पॉइंट्स को लेके कि सर ये कैसे, वो कैसे, ये इसमें भी यही लिखा है, उसमें भी वही लिखा है। तो सर इस चैप्टर को अपन सिर्फ क्विक पॉइंट ऑफ व्यू से कवर करने की ट्राई करेंगे। इन डिटेल जाने लगेंगे तो चैप्टर 5 अकेला नॉर्मली 10 लेक्चर के बराबर हो जाता है। डन सर जी, डन 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 डन। चलो सर, यस 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 यस। तो हम अपने बाकी बडीज के आने का एक बार इंतजार कर लेते हैं एंड उसके बाद हम अपनी क्लासेस स्टार्ट कर देंगे। यस सर, क्या बात है, आज अपने बडीज बहुत कम हैं। लास्ट डे सुन के कोई आया नहीं क्या? लास्ट डे सुन के सब मस्ती करने चले गए हैं। लेट्स वेट अपने बडीज को वापस बुलाने के लिए, एक बारी वो आ जाए। हाय गौरी, हेलो 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 हेलो। चलो सर, लेट मी चेक। आ रहे आ रहे आ रहे अपने बडीज आ रहे, धीरे धीरे आ रहे, बेचारे आधे नींद से उठ के। आन दो बेचारे सुस्त, आधे नींद में चल रहे होंगे। जी सर, हम धीरे धीरे उठ के आ रहे हैं। अच्छा गाइस, एक बात बता दो, हम लोग अपने लास्ट चैप्टर के ऊपर आ चुके हैं। हम लोग लास्ट चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर 4 तक आप लोगों को कैसा लगा रिवीजन, प्लस हमारे कंसेप्ट नोट्स कैसे लगे? एक बार फटाफट से रिव्यू दे दो बैच का। सर आप सुन ही नहीं दे रहे। अच्छा हम सुने। चलो फटाफट से बताओ सर, आप लोगों को ये रिवीजन कैसा लगा? हमने जो इतने प्यारे तरीके से लास्ट 5 दिन में किया और जो हमने कंसेप्ट नोट्स आप लोगों के लिए बनाए, कैसे लगे आप लोगों को? बोल दो सर, बोल दो सर, बोल दो, बोल दो ना जरा। चलो चलो चलो, हम 2-3 मिनट और वेट करेंगे एंड उसके बाद अपनी क्लासेस स्टार्ट कर देंगे। सबको ऑडियो वीडियो तो प्रॉपर है ना, आवाज आ रही है प्रॉपरली, कोई दिक्कत तो नहीं पड़ रही? कंसेप्ट नोट्स आर क्लास एंड क्लास आर क्लास पार्ट, वेरी हेल्पफुल, थैंक यू सर। लेक्चर्स आर मस्ट एंड बुक गुड, बस इसमें से आ जाए। इसमें से आ जाए, इसी में से आएगा, डोंट वरी, पूरा आपका सिलेबस इसी में से आएगा। नमस्ते 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 नमस्ते। डन सर जी। चलो 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 चलो, ये दोनों ही मस्त है, हेल्पफुल है सर। चलो बहुत बढ़िया। ओके गाइस, चलो
अब हम वापस से अपने लेक्चर स्टार्ट कर देते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ जी सर, शुरू करते हैं। अब गाइज मेरे को आप लोग फटाफट से बता दो। हाँ जी सर, फटाफट से बता दो। कल ना मैंने आपको जाने से पहले एनसॉफ भैया की मैट्रिक्स के बारे में पढ़ा दिया था। हाँ जी सर, आपने हमें एनसॉफ भैया की मैट्रिक्स के बारे में पढ़ा दिया था, जिसमें से ये था न्यू, ये था एग्जिस्टिंग। अच्छा, यहाँ तो बना ही हुआ है न्यू एग्जिस्टिंग, न्यू एग्जिस्टिंग। सर क्या बोलता था? सर बोलता है अगर आपका मार्केट एग्जिस्टिंग है, प्रोडक्ट एग्जिस्टिंग है, तो क्या होगा सर? पेनिट्रेशन। मार्केट नया है पर प्रोडक्ट वही पुराना है, तो मतलब सर हम लोग प्रोडक्ट को, जल्दी बताओ, मार्केट को डेवलप करने की ट्राई कर रहे हैं। अगर मार्केट वही है, प्रोडक्ट नया है, तो हम प्रोडक्ट को डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, और अगर दोनों नए हैं तो हम लोग डाइवर्सिफिकेशन की ट्राई कर रहे हैं। डन सर, इसमें से आने के अच्छे खासे चांसेस है, गुड चांसेस है कि क्वेश्चन यहीं से बन के आ जाए। डन सर जी। नेक्स्ट सर, अगर मैं आपसे एडियल मैट्रिक्स की बात करूं, एडियल मैट्रिक्स पता है किसने दिया था? सर ऑर्थर डू लिटिल भैया ने दिया था। ये सर पोर्टफोलियो एनालिसिस का टेक्निक है, और सर इसके बारे में याद रखना, ये प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, सर ये सबसे पहले याद रखना, ये दो चीजों के बारे में आपको ध्यान देता है। किसके बारे में? सर ये आपको बताता है, इट इज अ टेक्निक बेस्ड ऑन द प्रोडक्ट का लाइफ का साइकिल। इट इज अ 2 डायमेंशन मैट्रिक्स। एक में सर इंडस्ट्री की मेच्योरिटी की बात करता है, और दूसरा सर आपकी पोजीशन की बात करता है। सर क्या क्या बात करता है ये देखना, इंडस्ट्री मेच्योरिटी लेवल पे कितनी मेच्योर्ड है। सर शुरू के स्टेज पे है, ग्रोथ पे है, मेच्योरिटी पे है, या एज कर रही है आपकी इंडस्ट्री। सर इंट्रो स्टेज पे है, ग्रोथ स्टेज पे है, मेच्योरिटी पे है, या डिक्लाइन पे है। चारों में से कौन से स्टेज के ऊपर आपकी इंडस्ट्री वर्क कर रही है? ठीक है सर, ये तो अपन लिख देंगे यहां पे। उसके बाद सर आपका पोजीशन कैसा है मार्केट के अंदर। अब देखना, पोजीशन में इन्होंने सर एक डोमिनेंट, स्ट्रॉन्ग, फेवरेबल, टीनेबल, वीक, डोमिनेंट, स्ट्रॉन्ग, फेवरेबल, टीनेबल और वीक। सर इन्होंने 5 आपकी पोजीशंस बता दी कि आप कौन सी पोजीशन पे हो सकते हो, और जिस इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हो वो इंडस्ट्री कौन से स्टेज पे हो सकती है। अब हर एक स्टेज के अकॉर्डिंग और हर एक पोजीशन के अकॉर्डिंग सर इन्होंने स्ट्रेटजी बता रखी है, जो अपने को सिर्फ रीड करने लायक है। इसमें से कोई वर्ड ये एमसीक्यू लेवल पे पूछा जा सकता है कि सर अगर आप इस स्टेज पे हो तो कौन सी लगाने वाले हो, बस। सर ये देखो, सबसे पहले विच स्टेज ऑफ द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल डज इंडस्ट्री फॉल। इंडस्ट्री कौन से स्टेज पे है? सर आपका इंट्रो पे है, ग्रोथ पे है, मैच्योरिटी पे है, या डिक्लाइन पे है। डन। सेकंड सर आपका पोजीशन कैसा है? डोमिनेंट। सर ये पॉइंट याद रखना जरूरी है, आपको अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आया तो ये वाले क्वेश्चन आएंगे कि सर आपका एडीएल मैट्रिक्स में, ए दिल है मुश्किल मैट्रिक्स मैं इसको बोलता हूं, उसमें कौन कौन से मैट्रिक्सेस होते हैं। एक तो ये था। सेकंड सर आप कौन सी पोजीशन पे स्टैंड करते हो। सबसे पहला डोमिनेंट पोजीशन, सर ये रेयर है लेकिन तभी होता है जब आप मोनोपोली कंडीशन में हो, जैसे कि सर इंडियन रेलवेज। सर क्या आप स्ट्रॉन्ग पोजीशन में हो? गाइस इसके लिए एमसीक्यू पर्पस से बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रॉन्ग पोजीशन में क्या होता है? सर आप अपनी चॉइस पे एकदम फ्री रहते हो, आप कोई भी चॉइस लेना चाहो ले सकते हो, और कॉम्पिटिटर का डर नहीं होता। सिर्फ 2 पॉइंट सर, फ्री चॉइस और नो फियर ऑफ कॉम्पिटिटर, ये 2 पॉइंट्स हैं सर जो आपको स्ट्रॉन्ग के लिख के आने हैं। ठीक है, फेवरेबल की बात करें, व्हेन सर पीडीएफ में चैप्टर 5 का सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर्ड है या फिर उसके सारे टॉपिक कवर्ड है? मैं पढ़ाऊंगा आज इंपॉर्टेंट ही, लेकिन कवर्ड सारे हैं। सर व्हेन इंडस्ट्री इज फ्रेगमेंटेड, फेवरेबल कब है? जब इंडस्ट्री टुकड़ों में, छोटे छोटे टुकड़ों में बटी हुई है, और कोई भी कॉम्पिटिटर क्लियरली स्टैंड नहीं करता। मतलब सर एक मार्केट में वेरियस सेलर्स हैं बट लीडर आपका कोई भी नहीं है, तब अपन जाके लगाते हैं अमित भाई कौन सा? तब अपन लगाते हैं फेवरेबल वाला पोजीशन। ठीक है। टीनेबल क्या है? सर ये सिर्फ बोलते हैं ना सांस लेने के लिए जिंदा है, दे आर जस्ट जस्टिफाइंग देयर एग्जिस्टेंस, दे आर वनरेबल टू इंक्रीज कॉम्पिटिशन। सर अगर कॉम्पिटिशन इंक्रीज हुआ तो ये लोग गायब हो जाएंगे, कॉम्पिटिशन इंक्रीज तो गायब। वीक परफॉर्मेंस इज अनसेटिस्फैक्टरी, चांस ऑफ द इंप्रूवमेंट एग्जिस्ट। सर आप देख लो जल्दी से, हमने पढ़ा यहां पे इंडस्ट्री आपकी कौन सी स्टेज पे खड़ी है। क्या आप इंट्रो पे हो, क्या आप ग्रोथ पे हो, क्या आप मैच्योरिटी पे हो, या आप डिक्लाइन के ऊपर हो? डन सर जी। और आपका पोजीशन कौन सा है? सर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डोमिनेंट पोजीशन की। ये तब आएगा जब आप मोनोपोली होल्ड करके बैठे हो।
उसके बाद सर फेवरेबल पोजीशन की बात करता है। फेवरेबल पोजीशन इसमें क्या बोलता है सर, आप फ्री चॉइस हो स्ट्रेटजी की, आप कुछ भी ले सकते हो स्ट्रेटजी अपना। और नेक्स्ट सर क्या बोलता है, फ्री फ्रॉम कॉम्पिटिटर्स फियर, कॉम्पिटिटर के नाम का कोई भी डर नहीं है। ठीक है सर, फेवरेबल के बाद की अपन बात करते हैं स्ट्रॉन्ग की। स्ट्रॉन्ग में क्या होता है सर, स्ट्रॉन्ग बहुत सिंपल है, फेवरेबल के बाद स्ट्रॉन्ग था ना भाई, मेरे को लग ही रहा था। ये स्ट्रॉन्ग है और ये फेवरेबल है। फेवरेबल, फेवरेबल में एक पॉइंट याद रखना है सर, क्या याद रखना है, बहुत सारे सेलर्स हैं, मल्टीपल सेलर है, लेकिन सर कोई लीडर नहीं है, नो लीडर। उसके बाद सर हमारे पास उसके बाद क्या है, उसके बाद दो पोजीशंस है, एक तो वीक और दूसरा टीनेबल। टीनेबल मतलब सर दे आर जस्ट जस्टिफाइंग देयर एग्जिस्टेंस, मतलब सर कहते हैं ना बस जीने के लिए जी रहा है, लास्ट स्टेज पे कभी भी इसकी बत्ती बुझ सकती है। फियर ऑफ कॉम्पिटिटर, इसको कॉम्पिटिटर का डर है, अगर कोई कॉम्पिटिटर बढ़ गया तो ये बेचारा निकल लेगा। वीक, पुअर परफॉर्मेंस, एकदम लास्ट स्टेज पे भैया ये तो खत्म होने की कगार पे आ गया है, बस बात खत्म। ये हमारे पास वेरी गुड, टू मेनी स्मॉल प्लेयर्स, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलो सर, सर अब देखना इससे क्या क्वेश्चन आ सकता है, या तो आपको ये लिखने के लिए देगा या फिर बोलेगा सर किसी एक स्टेज की आप पॉलिसी बता दो, बस डायरेक्ट एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट सर बीसीजी ग्रोथ शेयर मैट्रिक्स, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। बोलता है सर ये बीसीजी ग्रोथ शेयर मैट्रिक्स आपको एनालाइज करने में मदद करता है। क्या एनालाइज करने में मदद करता है सर, व्हाट प्रोडक्ट, व्हाट कैटेगरी योर प्रोडक्ट फॉल्स इन। सर आपका प्रोडक्ट जो है ना कौन से कैटेगरी में फॉल करता है, मतलब सर ये तो बहुत सिंपल सी बात है। आप ये देखना सर, आप जिस मार्केट में हो आपका मार्केट शेयर कितना है और मार्केट की ग्रोथ रेट कितनी है, बहुत आसान है बहुत आसान है बहुत आसान है। सर देखो, अगर मार्केट में ग्रोथ रेट बहुत कम है और अगर मार्केट में ग्रोथ रेट बहुत ज्यादा हाई है, सर एक रिक्वेस्ट है, आप जो भी स्ट्रेटजी बताते हो उसको एक एग्जांपल दे दिया कि याद रहे। ठीक है मैं बता दूंगा, डोंट वरी। सर यहां पे मार्केट का ग्रोथ रेट हाई है, ओके। अब नेक्स्ट सर अगर हम बात कर लें आपका मार्केट शेयर कितना है, ये टोटल मार्केट की बात हो गई, टोटल मार्केट कितना ग्रो कर रहा है, आपका मार्केट शेयर। सर ये देखते हैं क्या मेरा खुद का मार्केट शेयर हाई है या मेरा खुद का मार्केट शेयर लो है। चलो सर एक बात करते हैं, कोई ऐसी इंडस्ट्री है जो बहुत ज्यादा ग्रो कर रही है और मेरा भी उसमें शेयर बहुत ज्यादा हाई है। चलो सर एक एग्जांपल ले लें, हाँ जी सर इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की बात कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल बहुत ज्यादा ग्रो कर रही है, अगर मान लो टाटा अपनी कोई ऐसी बाइक्स या कार लॉन्च कर दे जो कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल सेगमेंट में लीडर बन जाए, तब वो यहां पे फॉल कर जाएगा। सर इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल सेक्टर ग्रोथ का बहुत ज्यादा चांसेस है, हाँ जी, और मेरा भी मार्केट में बहुत ज्यादा शेयर है। सर अगर इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल मार्केट में आपका लो शेयर है, मान लो सर आपको एक नई कंपनी हो जिसका मार्केट में शेयर कम है, तो अपन क्या करने वाले हैं, वो यहां पे फॉल कर जाएगा। सर मार्केट का ग्रोथ रेट बहुत कम है, एग्जाम्पल ले ले, हाँ जी सर, सर एग्जाम्पल 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 कौन सा एग्जाम्पल ले सकते हैं, कौन सा एग्जाम्पल ले सकते हैं सर, कैमरा का कैमरा 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 नहीं, साइकिल्स का ले लेते हैं। सर साइकिल्स की मार्केट ग्रोथ रेट बहुत कम है, एमजी कॉमेट, वेरी गुड सर, यहाँ पे एमजी कॉमेट बहुत ज्यादा भी डिमांड पे चल रहा है। सर अगर हम साइकिल्स की मार्केट ले ले, अब लोग जनरली साइकिल तो परचेज करते नहीं, मिनिमम लोग कम से कम क्या बाय करते हैं, एक अपनी बाइक बाय करते हैं, ठीक है। सर अगर साइकिल्स की मार्केट में आप लीडर हो जैसे एटलस या हीरो, तो सर आपका यहां पे फॉल करेगा। और सर आप ऐसी मार्केट में हो जहां पे वीगन प्रोडक्ट्स, वेरी गुड सर, आप एक ऐसी मार्केट में हो जहां पे मार्केट का ग्रोथ भी बहुत कम होगा और आपका शेयर भी उसमें कम है, जैसे सर ओल्ड रेडियोज वाले मार्केट में, या फिर सर एक बात करते हैं टेलीफोन मार्केट की बात कर लेते हैं।
अब आपको टेलीफोन दिखाई देते हैं क्या? नहीं सर, टेलीफोन मार्केट अपने को अब टेलीफोन दिखाई नहीं देते हैं। उसमें सर आप कोई ऐसी कंपनी हो जिसका शेयर बहुत कम है तो आप यहाँ पे फॉल करने वाले हो। बताओ सर जी, कोई दिक्कत पड़ी? नहीं। पहले ये बताओ सर, मार्केट जो है ये बात कर रहा है यहाँ पे, ये बात कर रहा है आपको यहाँ पे इंटायर मार्केट की, और ये बात कर रहा है अबाउट यू, ये आपकी बात कर रहा है। सर क्या मार्केट की ग्रोथ रेट बहुत हाई है और उस मार्केट में मेरा शेयर भी बहुत बड़ा है, ठीक है? क्या मार्केट की ग्रोथ रेट कम है पर उसमें भी मेरा शेयर बहुत ज्यादा है, ठीक है सर? सर इसके लिए क्या क्या स्ट्रेटजी बताई गई ये देखना। सर अगर ग्रो कर रहा है और मार्केट भी ग्रो कर रहा है, आप भी बड़े आदमी हो, तो सर आपके दोनों हाथों में लड्डू, यू आर अ स्टार प्लेयर। अगर क्या हो रहा है सर, मार्केट ग्रो करता जा रहा है और आप भी सर लीडर बने हुए हो, तो सर आपके दोनों हाथों में लड्डू है। हाँ जी। नेक्स्ट सर, अगर मार्केट ग्रो करता जा रहा है, मार्केट क्या कर रहा है सर, ग्रो कम कर रहा है, लेकिन सर क्या हो रहा है, आपका शेयर उसमें हाई है। मार्केट ग्रो नहीं कर रहा है लेकिन आपका शेयर हाई है, इसका मतलब सर इट मीन मार्केट कितना बड़ा है एंड आप उसमें कहां स्टैंड करते हो। नहीं, बड़ा की बात नहीं है, ना 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 ना, इट्स नॉट अबाउट द साइज, इट्स अबाउट ग्रोथ। मार्केट कितना ग्रो कर रहा है, मार्केट कितना आगे बढ़ रहा है। अब जैसे साइकिल का मार्केट तो बहुत बड़ा है लेकिन अब साइकिल ग्रो नहीं करेगी ना, लोग साइकिल परचेज नहीं करते हैं। अब सर आपकी बात करता हूं, अगर मान लो आपको एक ऐसी कंपनी है सर, जैसे मान लो हीरो या एटलस की साइकिल, जो बाबा वाली साइकिल नहीं आती, बाबा आजम वाली, सर एटलस की साइकिल्स वो टॉप पे चलती है। हाँ जी सर, तो उन साइकिल्स का अब ज्यादा ग्रोथ रेट नहीं है, लेकिन सर जो भी खरीदता है आपसे ही खरीदता है, तो आपके लिए कैश काउ है। पूछो क्यों? क्योंकि आपको ज्यादा इसमें एक्सपेंस करने की जरूरत नहीं है, आप वैसे ही लीडर बन के तैयार हो। मार्केट तो ग्रो नहीं कर रहा पर आप पहले से लीडर बन रखे हो, तो अब तो कोई आएगा नहीं उस मार्केट में। नेक्स्ट सर, यहां पे देखो, अगर सर मार्केट ग्रो कर रहा है बहुत तेजी से लेकिन आप ग्रो नहीं कर रहे हो, अगर आप ग्रो नहीं कर रहे हो, आपका शेयर बहुत कम है, तो इट इज अ क्वेश्चन मार्क। क्यों क्वेश्चन मार्क? वाई आर यू नॉट ग्रोइंग? सर अभी जैसे मान लो इलेक्ट्रिक व्हीकल का मार्केट है, ठीक है? इलेक्ट्रिक व्हीकल के मार्केट में सर मान लो अगर कोई ऐसी कंपनी है जो अभी भी बोलती है कि हम पेट्रोल पे ही चलने वाले हैं, तो भाई तू क्यों नहीं आगे बढ़ रहा? तू क्यों नहीं आगे बढ़ रहा? तू क्यों अपने छोटे छोटे प्रोडक्ट से निकाल रहा है, अपनी कार, अपनी ट्रक, इलेक्ट्रॉनिक ट्रक, इलेक्ट्रॉनिक बाइक, इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी, इलेक्ट्रॉनिक कार, ये सब क्यों नहीं निकाल रहा? सर वाई आर यू नॉट ग्रोइंग? और सर अगर मान लो मार्केट भी ग्रो नहीं कर रहा और आप भी उसमें लास्ट खिलाड़ी हो, तो यू आर लाइक अ सर डॉजी। डॉजी बोले तो सर यू आर लाइक डॉग, बिकॉज दे हैव नो फ्यूचर एंड कैन ओनली जनरेट कैश फॉर सर्वाइवल एंड समटाइम्स इवन नीड कैश फॉर द सर्वाइवल। सर आप सर्वाइव नहीं करने वाले हो। जल्दी मेरे को बता दो सर क्या क्या हुआ है। देखना, स्टार के केस में सर मार्केट ग्रो कर रहा है, हाँ, आप ग्रो कर रहे हो, हाँ। सर इसमें क्या होगा, आपको बहुत ज्यादा खर्चा करना पड़ेगा। क्यों? टू रिमेन टॉप। सर बट हमें क्यों खर्चा करना पड़ेगा? बिकॉज इट इज अ ग्रोइंग इंडस्ट्री, बिकॉज इट इज ग्रोइंग इंडस्ट्री, सो न्यू कॉम्पिटिटर आने के चांसेस हैं। तो आपको क्या करता रहना पड़ेगा, आपको हैवी इन्वेस्टमेंट डालती रहनी पड़ेगी ताकि आप मार्केट में बने रहो। बाइजू इन एडटेक, एडटेक मार्केट में बाइजू, सर बाइजू तो अब डूबने के कगार पे आ गया है। इसका यहां पे एग्जांपल डाल सकते हैं, एडटेक मार्केट में बाइजू यहां पे डाल सकते हैं। आप क्यों नहीं ग्रो कर रहे? सर कैश काउ, अब साइकिल्स मार्केट में अगर एटलस, सर बिकॉज इट इज नॉट ग्रोइंग मार्केट, तो न्यू कॉम्पिटिटर आएगा नहीं, न्यू कॉम्पिटिटर विल नॉट कम। तो सर ओल्ड जो लीडर है, ओल्ड लीडर ही लीडर बना रहेगा। दे नॉट ओनली जनरेट द कैश बट ऑल्सो हैव लो कॉस्ट, आपको कॉस्ट ज्यादा नहीं लगानी पड़ती। क्यों? क्योंकि सर ये मार्केट ग्रोइंग नहीं है, तो ज्यादा लोग आते नहीं है अब इस मार्केट में, नए कॉम्पिटिटर आते नहीं है इस मार्केट के अंदर, ठीक है सर? अब धीरे धीरे अगर आपने अपना स्टार पोजीशन को बरकरार रखा ना, तो जब स्टार वाले केस में ग्रोथ कम हो जाएगी ना, तो वो धीरे धीरे आपका कैश काउ बन जाएगा। इन लॉन्ग टर्म स्टार वाले में जब ग्रोथ रेट कम हो जाती है तो वो धीरे धीरे सरक सरक के कैश काउ बन जाता है। सर क्वेश्चन मार्क की बात कर ले, हाँ जी, इनका क्या होता है? सर इनका मार्केट शेयर कम है
पर ग्रोथ रेट इनकी ज्यादा होती है। सर इनको प्रॉब्लम चाइल्ड बोला जाता है, क्योंकि भाई तू क्यों नहीं ग्रो कर रहा, क्यों नॉट ग्रोइंग, आप क्यों नहीं ग्रो कर रहे। इट इज, ये याद रखना, इसको प्रॉब्लम चाइल्ड बोला जाता है या वाइल्ड कैट बोला जाता है। सर एग्जाम में आ सकता है एमसीक्यू में। हैवी इन्वेस्टमेंट चाहिए बट लो पोटेंशियल, चांसेस कम है क्योंकि हमारा है ही नहीं। जनरेट कैश एंड इफ लेफ्ट अटेंडेड दे बिकम कैश स्ट्रैप। सर इसमें आपका कैश स्टक हो जाएगा बिकॉज मार्केट इज ग्रोइंग एंड यू आर नॉट। मार्केट ग्रो कर रहा है, आप ग्रो नहीं कर रहे। क्यों नहीं ग्रो कर रहे भैया, आपकी दिक्कत है। ओके ओके, बट अगर आपने इस पे मेहनत कर ली तो आप इसको स्टार या कैश काउ बनाने में कामयाब हो सकते हो। हाँ जी सर, डीएनजीओ के साथ वही हुआ था। डीएनजेडओ, अब ये डीएनजेडओ क्या है मैंने नहीं पढ़ा। कैश काउ मैच्योरिटी लेवल, हाँ मैच्योरिटी लेवल नहीं, मैच्योरिटी लेवल बोला जा सकता है, बोला जा सकता है अगर मार्केट रुक गया है, अगर मार्केट रुक गया है और आप लीडर हो। याद रखना, सिर्फ आपके लीडर हो डंजो, हाँ डंजो सर, आपके लीडर होने से कोई फायदा नहीं है, मार्केट भी रुका हुआ होना चाहिए। नेक्स्ट, वंस द कैटेगरी इज आइडेंटिफाइड। सर सुनना, अगर आपने एक बार पता कर लिया कि आप कौन सी कैटेगरी में हो, मतलब सर आप स्टार हो या फिर आप डॉग हो या फिर आप कैश काउ हो या फिर आप क्वेश्चन मार्क हो, तो अब क्या करोगे सर, स्ट्रेटजी लगाओगे। कौन सी सर, बिल्ड वाली स्ट्रेटजी। इंक्रीज द मार्केट शेयर इवन बाय फॉरगोइंग शॉर्ट टर्म अर्निंग्स। सर आप क्या करना चाहोगे, अपना मार्केट शेयर बढ़ाना चाहोगे। होल्ड, होल्ड कब करोगे, स्टार के केस में आप अपना मार्केट शेयर होल्ड करके रखना चाहोगे। इंक्रीज द शॉर्ट टर्म कैश फ्लो एंड फॉरगेट अबाउट लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स, ये लगाओगे आप कैश काउ के केस में। सेल, ये लगाओगे सर आप डॉग्स के केस में। बात खत्म। बोलो सर जी। सर आप बिल्ड वाला लगाओगे क्वेश्चन मार्क के केस में, क्योंकि आपको मार्केट शेयर ही तो बढ़ाना है ना, बढ़ाने की कोशिश करो। होल्ड, सर आप स्टार के केस में लगाओगे होल्ड, क्योंकि आप टॉप पे पहुंचे हुए हो। बोलता है सर हार्वेस्ट, आपने बहुत मेहनत पहले कर ली है, अब मार्केट आगे नहीं बढ़ रहा, आप लीडर हो, सर अर्न करना स्टार्ट करो, कैश काउ। और लास्ट में डाइवेस्ट, सर अगर आप कुछ नहीं कर पा रहे और आप डॉग के पोजीशन पे आ गए हो तो सर जल्दी से इसको छोड़ छाड़ के आगे बढ़ जाओ। दैट्स इट सर। ग्रोसरी डिलीवरी ऐप, बहुत सही सर 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 सर। अब मेरी बात सुनो ना, यहाँ पे ड्रॉबैक्स ऑफ द बीसीजी का बात कर रहा है। सर बीसीजी का ड्रॉबैक्स क्या है, सबसे पहला अनवाइज एक्सपेंशन, टाइम कंज्यूमिंग। सर एक ये तो है, आपको बनाने में बहुत टाइम लग सकता है। कॉस्टली टू इंप्लीमेंट, क्योंकि सर ये डिजाइन बनाएंगे आपके स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट वाले और इसके बाद इसको इंप्लीमेंट करने में बहुत पैसा लगने वाला है। सर आपका प्रोडक्ट किस कैटेगरी में फॉल करता है, इट इज डिफिकल्ट टू डिफाइन। एंड सर ये आपको सिर्फ और सिर्फ बता रहा है कि आपको क्या करना चाहिए, आपने कुछ भी फ्यूचर का प्लान नहीं बताया। इसने बोला सर सुन नहीं हो रहा, ये वाली स्ट्रैटेजी लगा ले, बट हाउ, वेयर, किसकी मदद से कौन सी स्ट्रैटेजी लगानी है, ये आपको हेल्प नहीं कर पाता है। सर मेरी बात सुनना, इसने आपको ये तो बोल दिया कि भाई स्ट्रैटेजी लगा ले, कैसे लगानी है, कितनी लगानी है, किसकी मदद से लगानी है, ये नहीं बताएगा। दूसरा सर आपका ना प्रोडक्ट को क्लासिफाई करना, भैया इसको उस स्टार में डालू क्वेश्चन मार्क में डालू, कंफ्यूजिंग है। सर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट वाला बंदा आता है और आपको सिखा के जाता है तो बहुत ज्यादा पैसे लेता है और टाइम कंज्यूमिंग होता है, प्लस अनवाइज एक्सपेंशन। सर प्रॉपरली क्लासिफिकेशन पॉसिबल इसमें नहीं हो पाता है। दैट्स इट सर। 1 2 3 4 5 आपका ड्रॉबैक्स खत्म। वाई वाइल्ड कैट सर, कौन सी वाइल्ड कैट का कैरेक्टर मैच हो रहा है। वाइल्ड कैट सर, वाइल्ड कैट देखो, वाइल्ड कैट का कैरेक्टर है भाई, आपने जंगली बिल्ली पाल रखी है, ठीक है, पालने को पाल रखी है लेकिन आपको फायदा कुछ भी नहीं दे रही है। क्या मैंने बोला सर, आपने बिल्ली पालने को पाल रखी लेकिन आपको फायदा कुछ भी नहीं दे रही ना, आपने यहां पे इन्वेस्टमेंट तो कर दिया है लेकिन आपको फायदा क्या मिलेगा, बोलो सर बोलो। जबकि ग्रो करने का चांस है, ग्रो करने का चांस है पर आप नहीं ग्रो कर पा रहे। डन सर। अब लास्ट 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 जीई मैट्रिक्स की बात करते हैं सर। जीई मैट्रिक्स क्या बताता है सर, जीई मैट्रिक्स जनरल इलेक्ट्रिक वाले ने बनाया था और सर इसको 9 सेल मैट्रिक्स जीई मॉडल भी बोला जाता है। ये आपका ट्रैफिक सिग्नल से इंस्पायर्ड है। 2 पॉइंट तो यहीं से उठ गया, खाली नुकसान, नो गेन, बहुत बढ़िया सर। देखो जीई मैट्रिक्स का 2 पॉइंट तो यहीं से उठ गया, आपको कभी भी लिखने आएगा राइट अबाउट देम।
सर सबसे पहला ये जी इलेक्ट्रिक्स ने बनाया था, दूसरा ये रेड लाइट ट्रैफिक लाइट के नेचर पे बेसिस करता है। बोलता है क्या, इट यूजेस टू फैक्टर्स, बिजनेस का ताकत कितना है, मार्केट अट्रैक्ट कितना कर रहा है। सर व्हाट इज योर स्ट्रेंथ एंड हाउ गुड इज मार्केट। द वर्टिकल एक्सिस इंडिकेट्स कि सर मार्केट कितना अट्रैक्ट कर रहा है, मतलब हाउ गुड इज द मार्केट। साइज ऑफ द मार्केट, मार्केट बहुत बड़ा है, बहुत अच्छी बात है। मार्केट में ग्रोथ के चांसेस हैं, बहुत अच्छी बात है। मार्केट में प्रॉफिट बहुत अच्छा है, सर मार्केट में कंपटीशन कम है, मतलब मार्केट अच्छा है या नहीं है। अट्रैक्टिवनेस मतलब सर इज मार्केट गुड एनफ टू अर्न प्रॉफिट एंड इज अट्रैक्टिंग यू, आपको अट्रैक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। डन सर जी। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं सर, आ जाओ सर। और किस किस चीज पे डिपेंड करता है सर, प्राइस कितना ऊपर नीचे होता रहता है, ओवरऑल रिस्क, इंडस्ट्री के अंदर रिस्क कितना है, अपॉर्चुनिटी कितना है सर, सेगमेंट्स कितने बटे हुए हैं, डिमांड कितना है और डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। सर इतना ध्यान देने से अच्छा मेरे को ये देखना है हाउ टू फाइंड आउट, क्वेश्चन पूछा जा सकता है सर आपसे 2 नंबर के लिए, हाउ टू फाइंड इफ इंडस्ट्री इज अट्रैक्टिव। आपको खुद से ना एक सवाल पूछना है। अमित भाई क्या सवाल पूछना है, आप अगर किसी जगह पे धंधा खोलना चाहते हो तो कब धंधा खोलोगे अपना। सर हम धंधा तब खोलेंगे अगर प्रॉफिट के चांसेस मेरे ज्यादा हो, अगर मेरा ग्रोथ का चांसेस सर बहुत ज्यादा हो, अगर सर कंपटीशन बहुत कम हो, लास्ट उसके बाद सर साइज ऑफ द मार्केट बहुत ज्यादा हो, सर रिस्क इन द मार्केट कम हो, सर अपॉर्चुनिटी इन द मार्केट ज्यादा हो। आंख बंद करके जो भी टॉपिक लगे कि भैया अगर आपको दुकान खोलनी होती तो आप कहां पे खोलते, वो सारे टॉपिक्स लिख के अपन आ जाएंगे यहाँ पे। नेक्स्ट सर अब बताता है हॉरिजॉन्टल एक्सेस आपके बिजनेस की कैसी ताकत है। सर आपका बिजनेस की ताकत अब आप क्या बताएगा, सर आपका शेयर कितना है, आप कितना ग्रो कर रहे हो, आपका प्रॉफिट कितना है, आपकी इमेज कैसी है, आपकी एबिलिटी कैसी है कॉम्पिटिटर से लड़ने की, कस्टमर का लॉयल्टी कैसा है, आपका प्रोडक्शन कितना है। सर ऑल अबाउट माय कंपनी, ये आपकी कंपनी के बारे में बताएगा। सर अब देखना नीचे के 3 रेड, ऊपर के 3 ग्रीन, बीच वाले 3 येलो, कैसे बनाओगे, आंख बंद करके बक्सा बनाओ। सर नीचे के 3 को तो भैया आप आराम से आंख बंद करके रेड कर दो, ऊपर के 3 को सर आंख बंद करके ग्रीन कर दो, और बीच में से येलो डालते हुए चले जाओ। सर अब आपसे क्या कहना चाहता है, कुछ नहीं, नीचे लिखो बिजनेस स्ट्रेंथ, बिजनेस की आपकी स्ट्रेंथ कितनी है, और यहां पे सर मार्केट आपको अट्रैक्ट कितना कर रहा है। ठीक है, ओके सर। ग्रीन का मतलब है आपका बिजनेस मस्त जगह पे है, एकदम आगे बढ़ो, ग्रो करते रहो। सर येलो का मतलब है थोड़ा सा ध्यान रखो और प्रॉपर चॉइस ऑफ स्ट्रेटजी पे फोकस करो। रेड सेक्शन भैया लॉस ही लॉस का चांसेस है, बेच बाच के निकलो। ग्रीन में क्या करो भैया, ग्रो पे फोकस करो, यहां पे वेट एंड प्लान योर स्ट्रेटजी। लास्ट रेड सेक्शन में सर डाइवेस्ट सेल करके भागो यहां से, दैट्स इट, बात खत्म। सर जी मैट्रिक्स क्या था, सबसे पहला जनरल इलेक्ट्रिक वाले ने बनाया, ठीक है। दूसरा पॉइंट सर ये ट्रैफिक सिग्नल के ऊपर बेस करता है। तीसरा पॉइंट सर इसका वर्टिकल सेक्शन है, किसके बारे में, मार्केट को अट्रैक्ट करने के बारे में। मार्केट कब अट्रैक्ट करता है, जब मार्केट में प्रॉफिट ज्यादा हो, मार्केट में ग्रोथ ज्यादा हो, मार्केट में सर प्राइस ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं करता हो, मार्केट में रिस्क कम हो, मार्केट में कॉम्पिटिटर कम हो, मार्केट में ग्रोथ ज्यादा हो। डन सर, मैंने लिख दिया। उसके बाद वर्टिकल जो नीचे वाला फ्लैट सेक्शन है, फ्लैट सेक्शन बात करेगा आपके बारे में, आप कितना प्रॉफिट कमा रहे हो, आपका ब्रांड इमेज कितना है, सर आपका प्रोडक्शन कितना चल रहा है, सर आपका प्राइस क्या चल रहा है, सर कस्टमर कितना लॉयल है आपके साथ, आपके बारे में सारी चीजें। उसके बाद ये मैट्रिक्स बना के आ जाएंगे अपन, दैट्स इट, बात खत्म सर, कोई दिक्कत की बात नहीं आएगी। डन। ग्रीन सेक्शन का मतलब है यू आर एट अ वेरी गुड पोजीशन, ग्रो करने लगो। येलो सेक्शन का मतलब वेट करो और एनालाइज करो सर आपकी स्ट्रेटजीज को। रेड सेक्शन का मतलब सर अब रुक जाओ, खतरे की बात है, डाइवर्स्ट करके सेल करके भाग जाओ, खाली नुकसान, नो गेन। डन सर। अब देखना यहां पे
बीसीजी मैट्रिक्स आपको नहीं लगता सर, ये देखो ना, बीसीजी मैट्रिक्स भी मार्केट के बारे में और आपके बारे में बात करता था सर। बिग फैन, बहुत बढ़िया सर। मेरी बात सुनो ना, बीसीजी मैट्रिक्स भी ऐसा नहीं था, आपके मार्केट शेयर और सर मार्केट की ग्रोथ के बारे में बात करता था। मतलब ये भी मार्केट के बारे में और अबाउट कंपनी के बारे में बात करता था। हाँ जी, बीसीजी भी यही कर रहा था सर। आपको नहीं लगता, मैंने बोला क्या सर, आपको नहीं लगता कि जीई वाला जो बंदा है वो भी किसके बारे में बात कर रहा है सर, मार्केट कितना अट्रैक्ट कर रहा है और आपके बिजनेस का स्ट्रेंथ कितना है, ताकत कितना है। ये किसके बारे में, मार्केट वर्सेस ये भी अपनी कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं। हाँ जी सर, दोनों तो अपनी सर। बिग वन ऑटोग्राफ सर, अरे बस 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 भाई बस, चलो सर, दोनों तो अपने बारे में ही बात कर रहे हैं, तो अपने को क्या करना चाहिए, दोनों में फर्क क्या है सर, एक ही फर्क है, इसमें मार्केट ग्रोथ था, इसमें अट्रैक्टिवनेस है, इसमें मार्केट शेयर था, इसमें कॉम्पिटिटिव या बिजनेस का स्ट्रेंथ है। बस बात खत्म, दोनों में यही फर्क है भैया। जीई इलेक्ट्रॉनिक्स वाला जो टॉपिक है ना, वो थोड़ा बड़ा टॉपिक है, वो ज्यादा डिटेल में बात करता है, और कोई दिक्कत नहीं है। बस दोनों के बीच में यही डिफरेंस था और अपना ये वाला चैप्टर खत्म हो गया है। बोलो सर, चैप्टर नंबर 4 इज डन, डनाडन डन डनाडन डन। कोई दिक्कत पड़ी अपने को यहां तक? बोलो सर जी, कोई दिक्कत पड़ी अपने को यहां तक? बोलो सर, कोई दिक्कत पड़ी अपने को यहां तक? नहीं सर, अपने को कोई दिक्कत नहीं पड़ी है। नहीं सर, अपने को कोई दिक्कत यहां तक नहीं पड़ी है। दिस चैप्टर इज डन 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 डन। अमित भाई इज, अमित भाई इज के आगे नो सर। चलो सर, नाउ वी आर ऑन आवर लास्ट चैप्टर। गाइज एक बार जोरदार तालियां हो जाए, हमारी फाइनली पावर बैच एंड होने की कगार पे आ चुकी है। वी आर एट आवर लास्ट चैप्टर। चलो, आपकी स्माइल क्लियर, अरे बस सर सुनो, मेरी बात सुनो। चैप्टर नंबर 5 में मेरी बात सुनो सर, चैप्टर नंबर 5 में फोकस करना, फोकस करना, फोकस करना। सर मैं आपको पढ़ाऊं, इससे अच्छा सर, इससे अच्छा मैं आपको इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हाईलाइट करवाऊंगा ताकि आप उसको रीड कर सको। क्योंकि इसमें सर ऐसा कुछ भी नया टॉपिक नहीं होगा जो अपने को देखने को मिलेगा। इसमें से मोस्टली सर, मोस्टली अपने को पढ़ा हुआ टॉपिक है और इसमें मोस्टली आपको सिर्फ रीड करके चलना है। क्योंकि सर इसमें बहुत कंफ्यूजिंग टॉपिक्स है, आप अगर पढ़ने बैठोगे तो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। तो अपना मेन टारगेट रहेगा इसको सिर्फ रीड करके चलना, लर्न करके करने के पर्पज से। सर कौन सा होना चाहिए, चैप्टर नंबर 1 से लेके 4 तक। एक बार ये चारों चैप्टर खत्म हो, उसके बाद अमित भाई के पास सुपर पावर है, वो हमें पावर बैच के थ्रू ट्रांसफर कर रहे हैं। वेरी गुड सर। चैप्टर 5 में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ते हुए चलना, ऐसा नहीं है कोई छोड़ के जाना है। डन सर जी, डन सर जी, डन। बोलो यस सर। चलो सर, इस पे फोकस देखना, इस पे फोकस देखना, इस पे फोकस देखना। अब अमित भाई आप बहुत क्लासिक हो, अरे थैंक यू सो मच। चलो सर, इस चैप्टर के बारे में देखना, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एंड इंप्लीमेंटेशन के बारे में अगर मैं आपको बताने लग जाऊं। हाँ जी सर, सर आओ, अगर मैं ये चैप्टर बताने लग जाऊं आपको सबसे पहले, तो इस चैप्टर के अंदर हमने क्या क्या देखा था। हमने सबसे पहले विजन को पढ़ना स्टार्ट किया था, कवर किया सर। मिशन को पढ़ना स्टार्ट किया था, कवर किया। आपके गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स को पढ़ना स्टार्ट किया था सर, कवर कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट क्या आया,
एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को एनालाइज करना सीख रहे थे, हमने सीख लिया। फिर मैंने आपको बोला सर इंटरनल इन्वायरमेंट को एनालाइज करना सीखना था, हमने सीख लिया। उसके बाद सर मैंने आपको बोला क्या करो, स्ट्रेटजी को चूज करो। अपन चूज करना स्टार्ट करना था, अपन ने चूज करके उसको खत्म किया। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब जो आपने स्ट्रेटजी चूज करी है उसको इंप्लीमेंट करो एंड फाइंड आउट करो प्रॉपरली वर्किंग और नॉट, जिसको बोला जाता है इवैल्यूएट। डन सर जी, डन। अब आ जाओ, ये वाला टॉपिक खत्म। ये मैं लेक्चर्स भी बता देता हूं, ये हमारा सबसे पहला लेक्चर था, इसको मेरे को लेक्चर नंबर 2 लेक्चर नंबर 3 लगा। ये गया हमारा लेक्चर नंबर 4 के अंदर, ये गया हमारा लेक्चर नंबर 5 के अंदर। डन डन। अब सर आज का टॉपिक जो है हमारा इंप्लीमेंटेशन। सबसे पहले ना ये चैप्टर अगर आप आईसीआई के मॉड्यूल में खोलोगे, आईसीएआई के मॉड्यूल में खोलोगे, तो सबसे पहले सर इंट्रो का कुछ पार्ट है, वो तो सेम टू सेम वही है जो हमारे पास था 4 चैप्टर्स के अंदर। तो इंट्रोडक्शन तो मैंने लिख दिया सर, ऑलरेडी कवर्ड इन चैप्टर 1 से लेके 4 तक। अब मेरी बात सुनो सर, स्टेजेस इन स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्या था, ये अपन ने अभी मैंने जस्ट आपको पढ़ाया। हाँ जी सर, आपने हमें पढ़ाया। अब इंप्लीमेंटेशन ऑफ द स्ट्रेटजी, सर इसमें कुछ कुछ पॉइंट्स है जो अपने को समझने पड़ेंगे। हाँ जी सर, सुनो क्या क्या समझना है अपने को। एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड। चलो, हाँ जी सर सुनो। सर इंप्लीमेंटेशन ऑफ द स्ट्रेटजी का मतलब क्या है, बोलता है सर आपने इतनी बड़ी जो अभी तक प्लानिंग करी, सर बिग प्लान्स बनाए, उसके बाद सर उसको इतना थिंकिंग प्रोसेस दिया, सर इतना डिजाइनिंग किया, अभी तक तो सब कुछ, एक बात बताओ, अभी तक तो सब कुछ आपके दिमाग में चल रहा था, अप्लाई तो कुछ भी किया नहीं है। अब उसको अप्लाई करने की नौबत आ चुकी है। सर इट इज द मोस्ट टाइम कंज्यूमिंग। दिमाग में भैया वो तो मैं अभी सोच लो कि भैया मैं जम्मू पहुंच जाऊंगा, वहां से घूमने चला जाऊंगा, यहां चला जाऊंगा, वहां चला जाऊंगा, धरती चला जाऊंगा, उधर चला जाऊंगा, मून चला जाऊंगा, ये चला जाऊंगा, वो इतना कुछ सोच सकता हूं सर 2 मिनट के अंदर। बट सर मेन प्रोसेस क्या होती है, इट इज द मोस्ट टाइम कंज्यूमिंग, क्योंकि आपको अब यहां पे अप्लाई करनी पड़ती है चीजों को। क्या क्या करना पड़ता है सर, आपके ऑर्गेनाइजेशन में चेंज लाना पड़ेगा, चेंज लाना पड़ेगा, लोगों को बिहेवियर बदलना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा, हो सकता है लोगों को निकालना पड़े, मशीन्स को लाना पड़े, सर लोगों को मोटिवेट करना पड़ेगा, सर रात रात भर काम करवाने के लिए, भाई हमें मिलके काम करना है, हम करेंगे, बिल्ड करना पड़ेगा, स्ट्रेंथ करना पड़ेगा कंपनी की कॉम्पिटेंसीज को, कॉम्पिटेटिव कैपेबिलिटीज रिक्वायर्ड होंगी। मतलब सर बेसिकली क्या बोले अपन, अपन नया एक्स्ट्रा चेंज के लिए तैयार हो जाओ। सर आपको बजट बनाना पड़ेगा, बजट लगाना पड़ेगा, उसके बाद नए लोग लेके आने पड़ेंगे। सर आपको देखना पड़ेगा आपकी जो पॉलिसीज है ना, वो प्रॉपरली फैसिलिटेट करते हैं आपकी स्ट्रेटजी की एग्जीक्यूशन को। मतलब सर अगर आपने सोचा है, आपने स्ट्रेटजी सोची है कि मैं प्रॉपर मैकेनिकल बना दूंगा अपनी कंपनी को, प्रॉपर मशीन्स का यूज करने वाला हूं, और आपकी पॉलिसी डिपेंड करती है भैया अप्रूवल इससे लेके आओ, इससे लेके आओ, इससे लेके आओ, इससे लेके आओ, ऐसे काम नहीं चलने वाला है। आपको सिंपल देखना है, आपकी जो भी पॉलिसीज वगैरह है आपकी नई स्ट्रेटजी की एग्जीक्यूशन में हेल्प करनी चाहिए। सर यूज द बेस्ट नोन प्रैक्टिसेस, आपको जितने भी बेस्ट तरीके पते हैं उनको अप्लाई कर दो। सर कल्चर और इन्वायरमेंट क्रिएट करो ताकि सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन हो सके और लोगों को मोटिवेट करके चलो। मतलब सिंपल सी बात है सर, इस चैप्टर में आपको सिंपल सिंपल एक ध्यान रखना है। क्या, मैं आपको बेसिक चीजें बता देता हूं जो आपको हर क्वेश्चन में इस चैप्टर के अंदर मिलेंगी। फर्स्ट, मोटिवेट द पीपल, लोगों को मोटिवेट करके चलो। सेकंड, गेट रेडी फॉर द चेंज, सर चेंज के लिए हमेशा तैयार रहो, चेंज होने वाला है। प्रिपेयर योर पॉलिसीज एज पर स्ट्रेटजी इंप्लीमेंटेशन, सर ऐसी पॉलिसी बनाओ जो स्ट्रेटजी इंप्लीमेंट करने में मदद करे। नेक्स्ट सर, चेंज योर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर फॉर इंप्लीमेंटेशन, इंप्लीमेंट करने के पर्पज से अपना ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर चेंज करो। ठीक है, इतना कर दिया, हाँ जी सर। और उसके बाद रिसोर्सेस अप्लाई करो फॉर स्मूथ इंप्लीमेंटेशन, जो भी रिसोर्सेज लगती हैं वो लगा के देखो ताकि स्मूथली सारी चीजें इंप्लीमेंट हो जाएं। हाँ जी सर, आराम से इंप्लीमेंट हो जाएंगी। डन।
सर एक गुड स्ट्रेटजी एग्जीक्यूशन क्रिएट्स अ स्ट्रॉन्ग फिट। सर किस किस के बीच में? अभी जो मैंने लिखवाया, आपकी स्ट्रेटजी और आपकी ऑर्गेनाइजेशन की ताकत, आपकी स्ट्रेटजी और आपकी ऑर्गेनाइजेशन का ऑपरेटिंग सिस्टम, आपकी स्ट्रेटजी और प्रॉपर रिवॉर्ड्स, मतलब सर जो आदमी अच्छा काम करेगा उसको हम बोनस देंगे, आपकी स्ट्रेटजी और ऑर्गेनाइजेशन का वर्क कल्चर। मैंने बोला था ना सर, अपनी पॉलिसीज को स्ट्रेटजी के हिसाब से बनाओ, ऑर्गेनाइजेशन को उसके हिसाब से चेंज करो, रिसोर्सेज को प्रॉपर्ली अप्लाई करके चलो। जी सर। सर स्ट्रेटजी इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल बोलता है सर कुछ नहीं करना, आपने जो स्ट्रेटजी लगाई है ना उसकी प्रॉपर प्लानिंग करी है। हाँ जी, अब इंप्लीमेंटेशन के टाइम पे देखो जो भी चीजें रिक्वायर्ड है फॉर द इंप्लीमेंटेशन वो प्रॉपरली आपके पास अवेलेबल है या नहीं है। सर यहां पे दो तरह की आपके पास स्ट्रेटजी हो सकती है, एक तो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग और एक सर ऑपरेशनल प्लानिंग। दोनों के बीच में फर्क क्या है? आओ सर मैं आपको यहां पे दिखाता हूं, यहां पे दिखाता हूं, यहां पे दिखाता हूं। सर प्लानिंग मीन्स डिसाइडिंग व्हाट इज टू बी डन इन द फ्यूचर, ठीक है सर। कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी इज द गेम प्लान दैट डायरेक्ट्स द कंपनी टुवर्ड्स द सक्सेस। कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी मतलब सर स्ट्रेटजी फॉर इंटायर कंपनी, आपकी कंपनी के लिए जो आप गेम प्लान बनाते हो उसको बोला जाता है कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी। सर प्लानिंग स्ट्रेटेजिक हो सकती है इफ द प्लान्स आर प्रिपेयर्ड फॉर इंटायर ऑर्गेनाइजेशन। ऑपरेशनल हो सकता है अगर ये बनाया जाता है टॉप लेवल या लोअर लेवल के लिए। तो याद करो सर, अगर आपका टॉप लेवल के लिए स्ट्रेटजी बनाई गई है तो वो स्ट्रेटेजिक होगी। अगर आपका सर मिडिल लेवल या लोअर लेवल के लिए बनाया गया है तो वो ऑपरेशनल होगी। कैसे होगी सर? ये देखना ना, टॉप लेवल वाली सर ऑर्गेनाइजेशन को स्ट्रक्चर में और उसके रिसोर्सेज के लिए बनाई जाती है। सर कैरेक्टर ऑपरेशनल वाली किस लिए बनाई जाती है? ताकि जो रिसोर्सेज अवेलेबल है उसको यूज कर सके। सर टॉप लेवल वाली कौन बनाते हैं? टॉप लेवल के मैनेजर्स। लोअर वाली कौन बनाते हैं? मिडिल वाले या फिर सर फंक्शनल वाले। पूरी प्रॉपर वही क्लासिफिकेशन इसके बारे में दे रखी है जो अपन ने पुराने चैप्टर्स में पढ़ रखा है। डन सर। सर टॉपिक आता है स्ट्रेटेजिक अनसर्टेनिटी। ये क्या टॉपिक है? ये टॉपिक है सर व्हेन यू इंप्लीमेंट स्ट्रेटेजी, जब आप स्ट्रेटेजी को इंप्लीमेंट करने वाले हो। हाँ जी सर, तो बहुत सारी ये कौन है? आइला, बहुत बढ़िया सर। जब आप स्ट्रेटेजी को इंप्लीमेंट करने वाले हो तो इंप्लीमेंट करने के टाइम पे व्हेन यू इंप्लीमेंट स्ट्रेटेजी देयर कैन बी लॉट्स ऑफ इश्यूज, बहुत सारे दिक्कत आ सकते हैं जो आपको इंप्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम खड़ी करके दे दे। सर उसी प्रॉब्लम को बोला जाता है स्ट्रेटेजिक अनसर्टेनिटी। एक बात बताओ, आपके साथ जिंदगी में ऐसा होता है क्या कि जो सोचा था वो कभी नहीं होता? बताओ ऐसा होता है कि नहीं होता? सर जो सोचा था वो कभी नहीं हुआ, बोलो हाँ कि ना, बोलो। सर ऐसा होता है कि जो सोचा था वो कभी भी नहीं हुआ। देखते हैं किस किस के साथ ऐसा हुआ है। बोलो सर, बोलो सर, बोलो सर। सर स्ट्रेटेजिक अनसर्टेनिटी का मतलब अगर मैं बोल दूं ना, इट सिंपली मींस अनप्रिडिक्टेबिलिटी ऑफ द फ्यूचर इवेंट्स एंड द सर्कमस्टांसेस दैट कैन इंपैक्ट द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटजी। सर आपकी स्ट्रेटजी और गोल्स को हमारे साथ समटाइम्स रोज होता है, वाह क्या बात है, इट कैन बी ड्यू टू चेंज इन द एक्सटर्नल फैक्टर्स। सर वही मैंने बोला कि स्ट्रेटजी को इंप्लीमेंट करने में बहुत सारी दिक्कत आ सकती है। सर एक बात बताओ, प्रॉब्लम है अंदर सॉल्यूशन है। सर अगर स्ट्रेटजी को इंप्लीमेंट करने में दिक्कत आ रही है तो आप उसका सॉल्यूशन कैसे लेके आ सकते हो? ये रहा सर पॉइंट्स, फ्लेक्सिबिलिटी, डाइवर्सिफिकेशन, रेजिलियंस, कोलैबोरेशन और मॉनिटरिंग। सर सबसे पहला फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब सर चेंज एज पर द रिक्वायरमेंट्स। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या है? अइला किधर गया, किधर गया? हाँ, फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब सर जैसे ही चेंज हो ना आप भी अपने आप को बदल दो। डाइवर्सिफाई मतलब सर इतना मल्टीपल प्रोडक्ट्स रखो ना कि अगर एक में दिक्कत आ रही है तो बाकी उसका प्रेशर हैंडल कर सके। बिल्ड रेजिलियंस मतलब सर अपने अंदर ही इतना स्ट्रॉन्ग कैपेबिलिटीज बना के रख लो कि अगर कोई भी दिक्कत आए तो आप उसको हैंडल कर सको। सर दूसरी कंपनी के साथ कोलैबोरेट कर लो या फिर रेगुलरली चेक करते रहो सर इंप्लीमेंटेशन में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही। मेरी बात सुनो, जब भी आप स्ट्रेटजी को इंप्लीमेंट करने जाओगे ना, हाँ जी सर इंप्लीमेंट करने जाएंगे, जरूरी नहीं है जैसा सोचा था वैसा हो जाएगा, बहुत कुछ बदल सकता है, ठीक है। तो उस बदलाव को हैंडल करने के लिए आप क्या क्या कर सकते हो? कंपनी कैन बी फ्लेक्सिबल, जो भी आएगा मैं उससे बच के निकल जाऊंगा।
फ्लेक्सिबल मतलब सर जैसा जैसा सिचुएशन आया मैंने फटाफट अपने आप को बदल लिया। नेक्स्ट, डाइवर्सिफिकेशन। सर मैंने बहुत सारे प्रोडक्ट हैंडल कर लिए, तो मान लो सर, अगर मान लो लीची की डिमांड गिर गई, मैंगो का डिमांड ऊपर चला गया, मैं बहुत सारे प्रोडक्ट रखा हुआ था। सर बिल्ड रेजिलियंस, अपने अंदर ही इतनी ताकत मेंटेन करके रखो कि अगर कोई भी प्रॉब्लम आए तो आपकी कंपनी उसको हैंडल कर सके। कोलैबोरेट, सर दूसरी कंपनी के साथ कोलैबोरेट कर जाओ, उसकी मदद ले लो। और मॉनिटरिंग, टाइम टू टाइम मैनेज करते रहना। सर कोई दिक्कत तो नहीं आ रही आपको इंप्लीमेंटेशन में, अगर कोई दिक्कत आएगी तो वापस से इनमें से कोई ना कोई टेक्निक यूज करके अपन बच लेंगे। व्हाट इज द इंपैक्ट ऑफ द स्ट्रेटेजिक अनसर्टेनिटी? सर एक बात बताना, स्ट्रेटेजिक अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी बोलते हैं सर, स्ट्रेटेजिक अनसर्टेनिटी मतलब आपका स्ट्रेटजी लगाने में दिक्कत। बोलते हैं सर अगर स्ट्रेटजी लगाने में दिक्कत आ रही है तो सर उसका कितना पुअर इंपैक्ट पड़ सकता है, कितना बुरा नुकसान हो सकता है, हद से हद कितना बुरा नुकसान हो सकता है? बोलता है सर इट डिपेंड्स, इट डिपेंड्स। किस पे डिपेंड करता है? ऑन एसबीयू बीइंग हिट। मतलब सर समझ में नहीं आया, ये देखना सर, मेरा नाम है ABITC, मेरा एक सिगरेट का डिवीजन है, एक सर स्टेशनरी का डिवीजन है, एक सर ग्रोसरी का डिवीजन है, एक होटल का डिवीजन है। सर ये मेरे को 80% ऑफ द इनकम लाके देता है, ये मेरे को 15% लाके देता है, ये 3% लाके देता है, ये 2% लाके देता है। ठीक है सर, अब बताओ सर मैंने स्ट्रेटजी लगाई थी स्टेशनरी वाले में, वो स्ट्रेटजी फेल कर गई, मेरे को दुख पड़ेगा क्या? थोड़ा बहुत दुख पड़ेगा। सर स्ट्रेटजी लगाई थी मैंने ग्रोसरी वाले में, फेल हो गई, दिक्कत आ गई, दुख होगा क्या? थोड़ा सा। सर मैंने स्ट्रेटजी लगाई थी सिगरेट वाले में, स्ट्रेटजी पलट गई, उल्टी हो गई, बताओ दुख होगा क्या? अबे हार्ट अटैक आ जाएगा। सर तो आपका स्ट्रेटेजिक अनसर्टेनिटी का इंपैक्ट कितना बेकार है डिपेंड करेगा आपका कौन सा डिवीजन हिट हुआ है। अगर वो डिवीजन हिट हुआ है जिसका सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन है तो भैया मेरा तो हार्ट फेल हो जाएगा ना। हाँ जी सर, वही पॉइंट अपन ने यहां पे लिख रखा है। डन सर जी। स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंटेशन, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट सर, यहां पे इंप्लीमेंटेशन का मतलब होता है सर आपने जो स्ट्रेटेजी इतने ताम झाम 4 प्रोसेस करने के बाद 5वें पे आए हो उसको अप्लाई कर देना, जो भी दिमाग में बिठाया था उसको अप्लाई करके आ जाना। रिलेशनशिप ऑफ स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंटेशन विद द फॉर्मुलेशन, सर स्ट्रेटेजी बनाने में और फिर उसको इंप्लीमेंट करने में सर क्या रिलेशनशिप है? एक बात बताओ सर, आप पहले बनाते हो या पहले इंप्लीमेंट करते हो? जल्दी बताओ सर, पहले खाना खाते हो पहले हाथ धोते हो? बताओ सर, पहले खाना खाते हो पहले हाथ धोते हो? सॉरी, हाथ धोना छोड़ो, पहले खाना खाते हो या पहले खाना बनाते हो? ये बताओ सर जी, पहले आप लोग खाना खाते हो या पहले खाना बनाते हो? देखते हैं सर, पहले खाना खाते हो या पहले खाना बना लेते हो? लेट्स चेक सर, बोलो सर, पहले खाना खाते हो या पहले खाना बनाते हो? सर ऑब्वियस है ना, पहले खाना बनाते, ऑब्वियस है, पहले खाना बनेगा उसके बाद तो खाने के लिए पहुंचोगे ना, तो पहले स्ट्रेटजी बनाओगे उसके बाद तो इंप्लीमेंट करने आओगे ना। हाँ जी सर, यही बात लिख रखी है। बहुत सारे मैनेजर फेल कर जाते दोनों के बीच में रिश्ता बनाना, बट एक गुड स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन एंड प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन। अब देखो सर, मैं आपको बताता हूं, देखना कितना अच्छा डायग्राम बता दूंगा सर। खाना, फूड प्रिपेयर करना, पहले प्रिपेयर करोगे उसके बाद ईट करने आओगे। चलो सर, अब मैं आपको एक चीज बताता हूं। हाँ जी सर, मैंने गुड फूड बनाया और मैंने बैड फूड बनाया, ठीक है, अच्छा खाना बनाया, बुरा खाना बनाया, जली हुई रोटी बना दी, ठीक है सर। मैंने आपको क्या किया सर, गोल्डन यूटेंसिल्स, गोल्डन नहीं सिल्वर में देना चाहिए सर, मैंने चांदी के बर्तन में दिया और यहां पे मैंने आपको डर्टी यूटेंसिल्स में दिया। अब देखना सर, इसी में से मैं कैसे 4 स्ट्रेटजी लगाऊंगा सर। स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन और इंप्लीमेंटेशन में कितना फर्क है सर? अगर आप एक अच्छी स्ट्रेटजी बना लेते हो, स्ट्रेटजी प्रिपेयर अच्छी कर लेते हो, मैं यहां पे लिख देता हूं स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन।
अगर आप अच्छी स्ट्रेटजी बनाते हो और अच्छी तरह से उसको इंप्लीमेंट कर लेते हो, अगर अच्छी तरह से बनाते हो और अच्छी तरह से इंप्लीमेंट कर लेते हो तो सर विन विन सिचुएशन है। ये तो बहुत अच्छी बात है, आपको कोई दिक्कत ही नहीं पड़ेगी। सर अगर आपने स्ट्रेटजी बनाई अच्छी पर सर गंदे बर्तन के अंदर दे दिया, आपने खाना अच्छा बनाया पर सर गंदे बर्तन के अंदर दे दिया, मेहमान खाएगा क्या? नहीं, गुस्सा हो जाएगा। ठीक है सर, आपने बेकार खाना बनाया और उसको सर चांदी के बर्तन में परोस दिया, अगर चांदी के बर्तन में जली हुई रोटी मिलेगी, खाओगे क्या? नहीं खा पाओगे। और सर आपको गंदे बर्तन में जली हुई रोटी मिल गई, वो तो वैसे ही खराब है, वो तो मैं वैसे ही नहीं खा सकता। हाँ जी सर, तो सर अब देखो मैं कैसे इनके बीच में आपको रिलेशनशिप निकाल के दिखाता हूं। हाँ जी सर, आ जाओ। ये रहा, ये देखो स्ट्रेटजी बनाना और इंप्लीमेंटेशन के अंदर क्या क्या हो सकता है। सर आपने अच्छी स्ट्रेटजी बनाई, बुरी स्ट्रेटजी बनाई, फूड, ये आपका इंप्लीमेंटेशन। सर यूटेंसिल्स, सर डर्टी कप बर्तन में दे दिया या क्लीन यूटेंसिल्स के अंदर दिया है। सर अगर आपका सब कुछ अच्छा है तो आप सक्सेस पे पहुंच जाओगे। स्क्वायर नंबर ए, जहां पे क्या हुआ, सर आपने खाना तो अच्छा बनाया था पर बर्तन आपके गंदे थे। सर कंपनी फॉर्म द वेरी गुड स्ट्रेटजी लेकिन उसको इंप्लीमेंट नहीं कर पाया क्योंकि उसके पास रिसोर्सेज नहीं था, लीडरशिप नहीं था, कोई ना कोई दिक्कत चल रही थी। स्क्वायर नंबर बी, सर हमने बनाया भी इंप्लीमेंट भी किया, सब कुछ चकाचक चल रहा है। स्क्वायर नंबर सी, सर हमने बनाया भी बकवास और उसको इंप्लीमेंट भी बकवास तरीके से कर लिया। ठीक है। स्क्वायर नंबर डी, सर स्ट्रेटजी तो हमने बकवास बनाई लेकिन इंप्लीमेंट करने का काम हमने बहुत अच्छे तरीके से किया है। सर तो आपको नहीं लगता आपने यहां पे स्ट्रेटजी बकवास बनाई थी लेकिन इंप्लीमेंट मस्त तरीके से कर दिया, तो अपना काम क्या है? सर मेरा काम है स्ट्रेटजी ध्यान कर लो, अगर स्ट्रेटजी ठीक कर ली, इंप्लीमेंटेशन तो अपना ठीक है ही, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहां पे क्या दिक्कत है? सर आपने स्ट्रेटजी अच्छी बनाई थी, इंप्लीमेंट गलत कर दिया, यहां पे इंप्लीमेंट करना सीख लो, बात खत्म, आपका पॉइंट खत्म हो जाएगा। सर अनदर अप्रोच व्हेन द ऑर्गेनाइजेशन लैक्स द स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन, ये हम तब लगाते हैं जब ऑर्गेनाइजेशन के पास डायरेक्शन ही नहीं होता है। क्या सर? ये देखो एट द टाइम्स ऑफ स्ट्रेस, ये सिंपल लगता है सर, ऑपरेशनल मैनेजमेंट और आपका स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। ये लो भैया, एट टाइम्स ऑफ द स्ट्रेस ऑर्गेनाइजेशन में फोकस ऑन द एफिशिएंसी रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट रेदर देन इफेक्टिवनेस। बोलता है सर आप फोकस कर सकते हो एफिशिएंसी के ऊपर, इफेक्टिवनेस के ऊपर नहीं। मतलब सर एफिशिएंसी इफेक्टिवनेस किसको बोलते हैं? ये देखो सर, एफिशिएंसी का मतलब डूइंग एनीथिंग इन द राइट मैनर, इफेक्टिवनेस का मतलब अच्छी चीजें करना। यू कैन फोकस ऑन एफिशिएंसी, मतलब सर जो भी कर रहे हो अच्छे से करो। इफेक्टिवनेस का मतलब सर, इफेक्टिवनेस का मतलब डूइंग राइट थिंग्स। बोलो सर, इफेक्टिव मतलब डूइंग राइट थिंग, अच्छे काम करो। एफिशिएंसी का मतलब सर वॉट एवर यू डू, जो भी काम करो, मैं ये नहीं बोल रहा अच्छे काम करो, वॉट एवर यू डू इट इन बेस्ट वे, जो भी कर रहे हो उसको अच्छे तरीके से परफॉर्म कर दो, उसको बोला जाता है एफिशिएंसी। तो यहां पे आपके पास चार्ट बनाया गया सर, किसको? इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी को लेके, बात खत्म। सेम ऊपर वाली चीज यहां पे इंप्लीमेंट करी गई आपके लिए। डन सर जी। सर अब ये देखो, ये आपके एग्जाम में आने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेंगे अपन। क्या बोलता है सर? स्ट्रेटजी बनाने में और इंप्लीमेंट करने में अपने पास क्या डिफरेंस पड़ने वाला है। ठीक है सर, एक बात मैं बता देता हूं सर, स्ट्रेटजी बनाई पहले जाती है, इंप्लीमेंट बाद में करी जाती है। ठीक है सर, स्ट्रेटजी बनाने में आपको दिमाग लगता है, इंप्लीमेंट करने में आपको मेहनत लगती है, एडमिन वाला काम होता है सर। इट इज एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस, इट इज एन ऑपरेशनल प्रोसेस। ये आपका टॉप लेवल वाला आदमी करता है, ये आपका मिडिल लेवल वाला आदमी करता है। इसमें सर एंटरप्रेन्योर वाला दिमाग चाहिए, इसमें सर मोटिवेशन और लीडरशिप वाली ट्रेड चाहिए, बात खत्म, बेसिक। Formulation of the strategy is same for each type of the organization, but implementation is different as per size. But further, there can be two type of linkage between the strategy formulation and implementation. आइला सर, most important question आपका आने वाला है, रिलेशनशिप या लिंकेज, ये क्वेश्चन पक्का एग्जाम में मिल जाएगा, बिटवीन
फॉर्म्यूलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन। सर एक बात बताना, हम स्ट्रेटजी फॉर्मुलेट पहले करते हैं ना और उसके बाद इंप्लीमेंट करते हैं। चलो तो सर हम सब ये जानते हैं मेरा इंप्लीमेंटेशन डिपेंड करता है फॉर्मुलेशन पे, क्योंकि मैं बनाऊंगा तभी तो इंप्लीमेंट करूंगा ना। हाँ, बट कभी आपका फॉर्मुलेशन डिपेंड करेगा इंप्लीमेंटेशन के ऊपर? बोलो सर। सर मेरा इंप्लीमेंट करना तो फॉर्मुलेशन पे डिपेंड करता है, क्योंकि जैसा बनाऊंगा वैसा इंप्लीमेंट करूंगा। पर क्या कभी स्ट्रेटजी बनाना इंप्लीमेंटेशन को ध्यान में रख के किया जाता है क्या? बताओ सर। बोलो सर, बोलो सर, बोलो सर। सर मेरी बात सुनना, आपको मैं फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों लिंकेज बताता हूं। फॉरवर्ड लिंकेज, फॉरवर्ड लिंकेज क्या बोलता है? व्हेन फॉर्मिंग अ स्ट्रेटजी, we know that it will need, इसमें बहुत कुछ चाहिए। क्या चाहिए सर? इसमें चाहिए हमें, मान लो फॉर एग्जांपल न्यू रिसोर्स चाहिए, चाहिए। न्यू मैनेजमेंट चाहिए, चाहिए। सर मैनेजमेंट भी अपने को नहीं चाहिए। सर न्यू टेक्नोलॉजी चाहिए, चाहिए। चलो सर एक बात बताना, जब आप स्ट्रेटजी बना रहे होते हो तब मुझे पता होता है भाई अगर इस स्ट्रेटजी को लगाना है ना तो मुझे मैनेजमेंट बदलना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी लानी पड़ेगी, रिसोर्स लानी पड़ेगी। हाँ ठीक है। सो वाइल इंप्लीमेंटिंग, while implementing, if we do changes as planned in formulation, सर मेरी बात सुनो, आपने पहले चेंजेस को प्लान किया फिर चेंजेस कर दिए, पहले मैंने प्लान किया फिर चेंजेस कर दिया, सर इट इज फॉरवर्ड लिंकिंग। क्यों फॉरवर्ड लिंकिंग? क्यों सर? पहले प्लान करने के बाद बदलना स्टार्ट किया। सर पहले प्लान करने के बाद बदलना स्टार्ट किया, मैंने बोला भाई ये काम करने के लिए मुझे ये लगेगा, ये लगेगा, ये लगेगा, ठीक है। जब मैं काम करने पे आया वो सारी चीजें मंगा ली, ठीक है। अब देखो मैं आपको बैकवर्ड लिंकेज बताता हूं। सर फॉरवर्ड लिंकेज का एक और मतलब बताऊं? भाई तू स्ट्रैटेजी कुछ भी बना ले मैं लगा दूंगा, तू कुछ भी बना ले मैं स्ट्रैटेजी को इंप्लीमेंट करवा दूंगा। फॉरवर्ड मतलब क्या? मैं आगे दुनिया की नहीं सोचता। फॉरवर्ड मतलब क्या सर? मैं आगे दुनिया की नहीं सोचता, मैं बोलता हूं सर जो स्ट्रैटेजी बनाना है बना ले, मैं तो उसको लगा दूंगा। जो स्ट्रैटेजी बनानी है बना ले, मैं उसको लगा दूंगा। बैकवर्ड लिंकेज, सर वी प्लान एनी स्ट्रैटेजी, हम प्लान ही करते हैं by thinking whether it can be implemented or not, whether it can be implemented or not। सर अब यहां पे आपको एक चीज ध्यान देनी है, whether it can be implemented or not। सर यहां पे आपको एक चीज ध्यान देनी है, अमित भाई क्या ध्यान देना है? सुनो ध्यान से, सुनो ध्यान से। सर यहां पे मैंने बोला आप स्ट्रेटजी बनाते हो, भाई बना दे मैं लगा दूंगा। यहां पे बोलते भाई पहले देख मेरे पास सब कुछ है या नहीं है। मान लो आपने एक स्ट्रेटजी बनाई जिसमें आपको 50 करोड़ की रिक्वायरमेंट है, भाई कंपनी के पास सिर्फ 10 लाख रुपए है, तो ये स्ट्रेटजी तो काम में ही नहीं आएगी, ये वाली स्ट्रेटजी तो काम में ही नहीं आएगी। इसीलिए बैकवर्ड लिंकेज में मैं पहले देखता हूं कि मैं इंप्लीमेंट कर सकता हूं। इफ आई कैन इंप्लीमेंट देन ओनली आई प्लान। सर फॉरवर्ड में आई प्लान देन आई इंप्लीमेंट, बैकवर्ड में सर
आई चेक इफ आई कैन इंप्लीमेंट, पहले मैं चेक करता हूं इफ आई कैन इंप्लीमेंट, देन आई प्लान, उसके बाद मैं प्लानिंग करता हूं। डन सर जी, डन। कोई दिक्कत अपने को यहां तक नहीं आने वाली है। सर अब स्ट्रेटजी को इंप्लीमेंट करने में क्या क्या दिक्कत आ सकती है? सर सुनो ना, स्ट्रेटजीज बाय देमसेल्व्स डू नॉट लीड टू एक्शन, दे आर स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट, बाय इंप्लीमेंटेशन दैट इंटेंट इज रियलाइज्ड। बोलता है सर स्ट्रेटजी बना लेने से कुछ नहीं होता, उसको लगाना पड़ता है, स्ट्रेटजी खुद जाके थोड़ी लग जाएगी, इंप्लीमेंट करना पड़ता है। स्ट्रेटजीज लीड टू फॉर्मुलेशन ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोग्राम व्हिच इंक्लूड्स goals, policies, step put into plan of action. Now program leads to formulation of the project. Projects are highly specified program with within time and cost foundation. सर सबसे पहले बोलता है स्ट्रेटजी जब आप बनाते हो ना तो स्ट्रेटजी अपने आप इंप्लीमेंट नहीं हो जाती है, आपको करना पड़ता है। सर स्ट्रेटजी इंप्लीमेंट करने के लिए आपको गोल बनाना पड़ता है, पॉलिसी बनानी पड़ती है। गोल्स और पॉलिसी बनाने के बाद आपको टाइम लिमिट वाला प्रोग्राम बनाना पड़ता है। सर जैसे मैंने गोल बनाया, मेरा गोल है कि मुझे कंपनी को टॉप कंपनी बनाना है, दिस इज माय गोल। अब मैंने प्रोग्राम सेट किया, भाई अगले 5 साल में देखना मैं प्रॉफिट डबल करके दिखाऊंगा। टाइम लिमिट वाला प्रोग्राम सेट किया, 5 साल के अंदर कंपनी प्रॉफिट को डबल करके दिखाऊंगा। सर ये देखो इश्यूज क्या क्या आते हैं। सबसे पहले आपको प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन करवाना है, फिर प्रोसीजर इंप्लीमेंट करवाना है, फिर सर प्रोसीजर मैंने सोच लिया कि सर क्या क्या प्रोसीजर होने वाला है, रिसोर्स को बांटूंगा, फिर स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर, फिर फंक्शनल जो जो फंक्शन अपन करते हैं, फिर उसके बाद आदमी लोगों का बिहेवियर जो लास्ट में हमारे एम्प्लॉइज हैं। सर देखना सम एक्टिविटीज कैन बी रिपीटेड और परफॉर्म साइमल्टेनियसली। सबसे पहले देखना सर क्या क्या इश्यूज आते हैं। सबसे पहला पता है क्या होता है? हाँ जी सर मेरे को कोई ना कोई एक प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है। ये देखना मेरे को प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है, प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के लिए एक प्रॉपर प्रोसीजर होगा, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, रिसोर्स को बांटना स्टार्ट करूंगा, ठीक है सर। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर देखूंगा, प्रॉपर सही है ना, किसको क्या काम देना क्या नहीं देना। फिर फंक्शंस देखूंगा क्या क्या है और उन फंक्शंस में लोगों का बिहेवियर कैसा है। दैट्स इट सर, बात खत्म। इन स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन फॉर्मुलेशन से इंप्लीमेंटेशन तक goes from strategist role to the functional division manager and problem arise when the task of implementation is given suddenly as a surprise। सर मेरी बात सुनो, क्या कहना चाह रहा है? ये देखो प्रॉब्लम इन इंप्लीमेंटेशन। एक बात बताना, अभी मैंने आपको एक चीज पढ़ाई क्या? सर प्लान बनाना ना टॉप लेवल का काम है एंड दिमाग का काम है। सर इंप्लीमेंट करवाना ना किसका काम है? सर डिविजनल वाले बंदे का काम है और ये मोस्टली हार्ड वर्क या ऑपरेशन से रिलेटेड काम है। हाँ जी सर जी। अब पता है सर क्या होता है, छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशंस में तो मालिक जो होता है ना वही बनाता है और वही इंप्लीमेंट कर देता है, कोई दिक्कत की बात नहीं पड़ती। लेकिन सर बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर ना प्लानिंग करने के लिए अलग टीम बिठाई रहती है, इंप्लीमेंटेशन करने के लिए अलग टीम बिठाई रहती है। इससे पता है क्या दिक्कत पड़ती है अमित भाई? क्या दिक्कत पड़ती है? सर इनको ग्राउंड लेवल का नॉलेज नहीं पता और इनके पास प्लान सडनली आ जाता है तो इनको पता नहीं होता कि भाई प्लान एक्चुअली है क्या। इसको प्लान समझने में टाइम लग जाता है और इसको तो भाई ग्राउंड रियलिटी का कुछ पता नहीं है। तो सर बोला जाता है जब भी आप इंप्लीमेंट करो तो क्या करो सर, इंप्लीमेंटेशन में वाइल इंप्लीमेंटेशन दो इश्यूज हैं। वाइल इंप्लीमेंटेशन डिविजनल स्ट्रक्चर वालों को, डिविजनल लेवल वालों को शुड इंक्लूड, उनको इंक्लूड करके रखना चाहिए क्या? टॉप लेवल का स्ट्रेटेजिस्ट, टॉप लेवल एम्प्लॉइज, कंपनी के टॉप लेवल वालों को इंक्लूड करके रखना चाहिए। और सेकंड पॉइंट, वाइल प्रिपेयरिंग स्ट्रेटेजी, जब आप स्ट्रेटेजी बना रहे हो टॉप लेवल एम्प्लॉइज शुड इंक्लूड मिडिल या लोअर लेवल एम्प्लॉय, उनको इंक्लूड करके रखना चाहिए ताकि इसको पता हो क्या इंप्लीमेंट करना है और इसको पता हो सर स्ट्रेटजी बनी क्या थी। वरना सर दोनों तो अलग अलग ही रह जाएंगे, इंप्लीमेंट कैसे करवा पाएंगे? डन सर जी, कोई दिक्कत नहीं। अब सर स्ट्रेटेजिक चेंज थ्रू डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, बोलता है सर
टेक्नोलॉजी की वजह से आने में क्या क्या चेंजेस हुए हैं। सर बहुत इजी टॉपिक है, सिंपल टॉपिक है, टू रीड है, ज्यादा टफ टॉपिक है नहीं ये वाला। आ, 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 आ. सर ये वाला टॉपिक थोड़ा इंपॉर्टेंट है, कर्ट लुइट्स मॉडल ऑफ चेंज, हाउ टू ब्रिंग चेंज। आप चेंज कैसे लेके आते हो। सर किस किस को जानना है, किस किस को जानना है, हाउ टू एग्री योर पेरेंट्स फॉर लव मैरिज। सर कौन कौन जानना चाहता है कि अपने माता पिता को लव मैरिज के लिए कैसे मनाया जाए, कौन कौन आप में से जानना चाहता है, मुझे बता दो। आज मैं सिखाने वाला हूं, आज अमित भाई लव गुरु बन के बैठे हुए हैं, आप में से कौन कौन जानना चाहता है। बोलो सर। आप में से कौन कौन जानना चाहता है कि सर घर वालों को लव मैरिज के लिए कैसे मनाया जाए। यस सर। देखो 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 देखो, पकड़ में आ गया बदमाश, पकड़ में आया, देखा पकड़ में आ गया, एक तो धराया, और कौन, एक धरा गया। सर कर्ट लुइस भैया ने मेथड इजाद किया है, जोर जोर से लोगों को स्कीम बता दो। अनफ्रीज, चेंज, रीफ्रीज। चलो सर सबसे पहला एक बात बताओ, सर एक घर में फैमिली है, एग्जाम्पल समझना, रीडिंग तो आप डाल लोगे, इस चैप्टर की रीडिंग तो आप डाल लोगे। सर अनफ्रीज में क्या होता है, सबसे पहला आपके पेरेंट्स की ओल्ड थिंकिंग है, हाँ, उस थिंकिंग को धीरे धीरे चेंज करना स्टार्ट करो। उनको बोलो पापा पता है वो बगल में ना वो शर्मा जी का जो लड़का है, हाँ जी, हाँ हाँ हाँ, उसका तो जो से ना वर्मा, हाँ उसके बेटे ने लव मैरिज करी है। मैंने बोला अच्छा क्या हुआ, और पता है सर पापा लव मैरिज में ये हुआ फिर वो हुआ, तो घर वाले डांटेंगे ये सब बकवास चीजें, ये सब नहीं करते। पर नहीं, धीरे धीरे 2 दिन 4 दिन उनको धीरे धीरे ऐसे अलग अलग केसेस बता के उनको बताना कि सर पापा पता है इसमें इतना फायदा होता है, ये होता है, उनका रिश्ता कभी नहीं टूटता, पता है उनकी अरेंज मैरिज हुई थी, वो लोग तोड़ के चले गए, वो लोग भाग गए। हाँ जी सर। तो पहले घर वालों को सिचुएशन को अनफ्रीज करना स्टार्ट करो, धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी अच्छी अच्छी बातें स्टार्ट करो, उनको बताना कि पापा ऐसा है, इसमें ये फायदा होता है, लोग साथ बरसात रहते हैं, हमारे यहाँ तो जान के भी फायदा नहीं है, राजस्थान से। बहुत दुख है भाई, बहुत दुख है। आपकी शादी हो गई क्या? गलत पूछ दिया, खैर चलो। सर पेरेंट्स की ओल्ड थिंकिंग को धीरे धीरे चेंज किया जाता है, उसके बाद चेंज टू द सिचुएशन। अब अगर सर मान लो बताते बताते पेरेंट्स मानने लग जाए, हाँ बेटा क्या बोलूं आजकल तो अरेंज मैरिज टिकती नहीं है, लोग ही अपने हिसाब से ढूंढ ले तो ज्यादा अच्छा है। सर उसके बाद क्या करेंगे, अब उनको अपनी सिचुएशन के बारे में बताना स्टार्ट करेंगे। हाँ पापा बात तो सही बोल रहे हो, मैं वैसे आपसे ना कुछ बात बहुत दिनों से कहना चाह रहा था कि ना ऐसे ऐसे कोई है जान पहचान में, आपको क्या लगता है क्या करना चाहिए। धीरे धीरे उनको अपनी सिचुएशन इंट्रोड्यूस करना स्टार्ट करो, और एक बार वो एग्री कर जाए तो बेटा इतना धूमधाम से शादी करो कि आपके घर में दोबारा किसी को लव मैरिज के लिए परमिशन ना लेनी पड़े, काम खत्म। इसी को बोला जाता है सर कर्ट लुइस का 3 मॉडल सिचुएशन। कौन सा, पहले सिचुएशन को अनफ्रीज करो, फिर उसके बाद चेंज करो खुद को एज पर द सर्कमस्टांसेस, और उसके बाद फ्रीज कर दो छोटी सी उम्र में। देन सर बताओ कोई दिक्कत लगी। सर कर्ट लुइस भैया ने कितना अच्छा तरीका लेके आया, कर्ट लुइस भैया ने चेंज का कितना अच्छा तरीका लेके आया। उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला सर सुनो ना, पहले सिचुएशन को धीरे धीरे अनफ्रीज करना स्टार्ट करो। ठीक है सर, अपन ने अनफ्रीज करना स्टार्ट किया। उसके बाद सर आपकी शादी कब करोगे, मेरी शादी में बहुत टाइम है बेटा, अभी जब तक पूरा इंडिया हमें नहीं जान जाता तब तक हम शादी नहीं कर रहे। चलो सर ऐसा होना चाहिए लड़की वालों को बोले अरे पता है सी अमित शर्मा वहां पे तो ऐसे मतलब हड़कंप मच जाए। हाँ जी सर, चलो 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 सर
तीन सिचुएशन कौन कौन सी थी? सबसे पहले अनफ्रीज द सिचुएशन, अपन सिचुएशन को अनफ्रीज करेंगे, धीरे धीरे फैक्ट्स बताना स्टार्ट करो, सर ऐसा नहीं ऐसा है, वैसा नहीं वैसा है। उसके बाद चेंज करो खुद को। कैसे चेंज करोगे सर? ये देखो, लोगों को चेंज करने के लिए भी सर, चेंज करने के लिए भी तीन तरीके बताए गए। अपने इंप्लॉयज को डरा दो, बेटा नहीं माने ना तो अगर अच्छा काम किया तो रिवॉर्ड दूंगा, गलत काम किया तो पेनल्टी लगा दूंगा। आइडेंटिफिकेशन, लोगों को बोलो क्या तुम अपने लीडर जैसा बनना चाहते हो, उनको बोलो एक रोल मॉडल पसंद करे और उसकी तरह एक्ट करने की कोशिश करे। टुमारो सर्टिफाइड कॉपीज रिव्यू, अभी देखता हूं भाई, मैं कोशिश कर रहा हूं, मेरे पास थोड़ा टाइम कम है, रिव्यू करने के बाद बताऊंगा। इंटरनलाइजेशन, सर इंटरनल चेंजिंग ऑफ द इंडिविजुअल्स थॉट प्रोसेस बाय गिविंग फ्रीडम, और उनको बोलो सर आपको मैं प्रॉपर टाइम दे रहा हूं, देखो समझो सोचो, फ्रीज और अनफ्रीज अपनी सिचुएशन को चेंज करने में कितना फायदा है। जब सिचुएशन चेंज हो जाए तो चेंज्ड सिचुएशन को सर परमानेंट बना दो, आपका बात खत्म हो जाएगा, पूरा वर्ल्ड आपको जानता है। चलो डन सर जी, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। हाउ डज डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ऑकर? सर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन मतलब सर टेक्नोलॉजी की मदद से जो आप चेंजेस लेके आते हो उसको बोला जाता है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, और कोई दिक्कत की बात नहीं है। चेंज मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज फॉर द डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, सर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए चेंज मैनेजमेंट स्ट्रेटजी, सर स्ट्रेटजी तो अपन ने पढ़ रखी है। चेंज मैनेजमेंट मतलब सर चेंज को मैनेज करने के लिए जो स्ट्रेटजीज बनाई जाती हैं। अब एग्जाम का डर लगने लग गया है, अरे कोई दिक्कत की बात नहीं, जैसे पढ़ रहे हो वैसे पढ़ते रहो, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। सर चेंज मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज मतलब आपके पास जो चेंजेस आए हैं ना, उन चेंजेस को मैनेज करने के लिए स्ट्रेटजीज बनाना, बस सर, और कोई दिक्कत की बात नहीं। Begin at the top, ensure change is necessary and desired, reduce the disruption, encourage the communication, recognize the change is norm and not the exception। सर क्या बोलता है? बोलता है सर सुनो ना, ये देखो, currently there are changes in the technology, बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं, और बेस्ट तरीका है चेंजेस को मैनेज करने के लिए। कैसे? सर अपनी टॉप लेवल मैनेजमेंट को बोलो कि सर आप लोग ही चेंज करना स्टार्ट करो ना। अगर जो मान लो एक कंपनी है, मेरी कंपनी है, ठीक है, मेरे अंदर एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, अगर कोई चीज चेंज करनी है, मान लो मैंने कल से बोला सर कल से ऑफिस का टाइमिंग 9 बजे की जगह सुबह 8 बजे होने वाला है, तो उन लोगों को 8 बजे आने के लिए मुझे खुद को 8 बजे पहुंचना पड़ेगा। सर अगर मैं 8 बजे आने लग जाऊं तो वो लोग भी सोचेंगे अरे यार वो मालिक होके 8 बजे आ जाता है, हम लोग एम्प्लॉयज होके नहीं आ पा रहे, हमें तो शर्म से डूब जाना चाहिए, हमें भी आना चाहिए। तो मेरा देखू देख वो लोग भी आना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले सर टॉप लेवल को इस चीज को इंप्लीमेंट करना चाहिए। नेक्स्ट सर अगर आप कोई चेंज लेके आ रहे हैं ना, इस बात का ध्यान रखना चेंज जरूरी है, बेफालतू का चेंज लाने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है मैं उनको परेशान करने के लिए बोलते भाई सुबह 8 बजे आ जाओ, अरे रिटर्न फाइलिंग का टाइम था तब आर्टिकल्स को बोला गया कि सुबह जल्दी आना स्टार्ट करो, वरना बेमतलब चेंज तब मत लाना जब जरूरत नहीं हो, वरना चेंज को लोग क्या करेंगे सर अपोज कर देंगे। रिड्यूस द डिसरप्शन, सर जब भी कोई चेंज आता है ना लोग उसको अपोज जरूर करते हैं, जब भी कोई चेंज आता है तो लोग उसको अपोज जरूर करते हैं। मतलब उसका क्या करते हैं सर, बोलते हैं ना मेरे को नहीं पसंद में आया, नहीं अमित भाई ये चीज सही नहीं है, ये चीज सही नहीं है, उसका अपोज करते हैं। तो उस केस में अपने को क्या करना चाहिए सर, प्रॉपरली हैंडल करना चाहिए। कैसे सर, उनको प्रॉपर नॉलेज दो कि नहीं भैया आपके फायदे के लिए चेंज हो रहा है। सर जो भी चेंज इंप्लीमेंट करवा रहा है, जैसे टीम लीडर हो गया, मैनेजर हो गया, उसको प्रॉपर पावर दो कि भाई तेरे को जो भी लगे, अगर इनको पार्टीज पे लेके जाना है ताकि इनको प्रॉपर समझाया जा सके, इनको कोई ट्रिप पे लेके जाना है लेके चला जा। सर आईटी डिपार्टमेंट को प्रॉपर ठीक रखना कि अगर कोई भी टेक्नोलॉजी का चेंज हो रहा है तो आपका आईटी डिपार्टमेंट अप टू डेट रहे। हाँ जी सर, एक इन्वायरमेंट बना दो जिसमें एनकरेज चेंज करने का फायदा हो। मतलब सर अगर कोई भी आदमी चेंज सिचुएशन को एक्सेप्ट करता है ना तो उसको रिवॉर्ड दे दो सर, बोनस दे दो, बात खत्म, दैट्स इट। प्रॉपर कम्युनिकेशन होनी चाहिए और रिकॉग्नाइज द चेंजेस नॉर्म, और एक बार सर चेंज हो जाए तो चेंज को परमानेंट कर दो, दैट्स इट। सर अब जो भी इस चैप्टर में बचा है ना, अब जो भी रिमेनिंग इस चैप्टर में बचा है, रिमेनिंग टॉपिक्स, कोई भी अपना डिफिकल्ट टॉपिक नहीं बचता है कवर करने के लिए। अब मैं आपको इस सर आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहां से मिलेंगे, मेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टेलीग्राम से मिलेंगे। सर रोल ऑफ चेंज मैनेजमेंट इन डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन बता दो, डाउट है। रोल ऑफ चेंज मैनेजमेंट इन डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, यही तो बताया ना अभी सर, यही तो बताया अभी अपने को। ये देखो
टड़ा टट 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 टन। ये देखो सर, हाउ टू मैनेज चेंज ड्यूरिंग डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। सर मेरी बात सुनो आकर्ष, रोल ऑफ चेंज मैनेजमेंट। सर जब भी आप डिजिटली कुछ चेंज करते हो ना, चेंज करने के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। उस प्रॉब्लम्स को मैनेज करने के लिए सर आप चेंज को मैनेज करने के लिए स्ट्रेटजी बनाते हो, उसको बोला जाता है चेंज मैनेजमेंट स्ट्रेटजी। बात खत्म। सर अब हाउ टू मैनेज द चेंज ड्यूरिंग द डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, वापस से वही, प्रॉपर कम्युनिकेशन होना चाहिए। ठीक है सर, अगर कोई ओपोजिशन आए तो उसके लिए तैयार रहो कि सर लोग ओपोज करेंगे, आपको उसको हैंडल करना है। चेंजेस को स्लोली इंप्लीमेंट करो और प्रॉपर ट्रेनिंग एम्प्लॉयज को प्रोवाइड कर दो। दैट्स इट। सेम पॉइंट्स हमारे ऊपर भी थे। कहां पे थे अमित भाई? ये देखो कि सर आप जब भी चेंजेस ला रहे हो, चेंज मैनेजमेंट कैसे लेके आओगे, चेंज मैनेजमेंट इन द डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। सर 5 तरीके। क्या? सबसे पहले तो टॉप मैनेजमेंट को बोल देना सर आपको ही जल्दी आना स्टार्ट करना है। नेक्स्ट, चेंज तभी लेके आना जब जरूरी है। सर आपको पक्का कोई ना कोई प्रॉब्लम मिल सकती है, उसको हैंडल करना स्टार्ट करो। कैसे सर? लोगों को सिखाना कि भाई तुम्हारे फायदे के लिए कर रहे हैं। टीम मैनेजर को बोलना लोगों को पार्टीज पे लेके जाए। आईटी डिपार्टमेंट वाले को बोलना सर अप टू डेट रहो और प्रॉपर कम्युनिकेशन अलाउ करना। नेक्स्ट स्टेप, सर लोगों को बोलना आपस में कम्युनिकेट करे। कोई दिक्कत हो मैनेजर से पूछ ले, मैनेजर को बोल मेरे से पूछ ले, मेरे को दिक्कत होगी मैं किसी और से पूछ लूंगा। और सर एक बार आपका चेंज सेट हो जाए फिर उस चेंज को परमानेंट इंप्लीमेंट कर दो। दैट्स इट सर, काम खत्म। नेक्स्ट, ऑर्गेनाइजेशन का फ्रेमवर्क 7S मॉडल। सर ये शायद इस बार एग्जाम में आया था। 7S मॉडल इस बार एग्जाम में आया था या नहीं आया था? सर एक बार मेरे को बता दो, इस बार 7S मॉडल एग्जाम में आया था क्या? इस बार 7S मॉडल एग्जाम में आया था क्या? इस बार स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में 24 में 7S मॉडल आया था क्या? किस किस को पता है? देखते हैं किस किस को पता है। किसी ने पेपर दिया उसको आइडिया हो 7S मॉडल एग्जाम के अंदर आया था क्या? यस सर। आप मेरी ओल्ड वीडियो खोल के देख लेना, मैंने बच्चों को बोला था इस बार 7S मॉडल आने वाला है। आप मेरी पुरानी मैराथन वीडियो खोल के देख लेना, मैंने बच्चों को बोला था 7S मॉडल आएगा ही आएगा एग्जाम के अंदर। और क्योंकि पिछली बार आ गया तो इस बार आने के कोई भी चांसेस नहीं है, कोई भी डिटेल्ड चांसेस नहीं है। बस एक बार इसकी हेडिंग पढ़ के चले जाना, इसकी हेडिंग पढ़ के चले जाना, बस। डन डन। हेडिंग पढ़ के चले जाना, इसका उतना कोई इंपॉर्टेंट काम नहीं है। डन सर। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। अब आपका ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से स्ट्रक्चर किया गया है। सर ऑर्गेनाइजेशन में 3 तरह के तो लोग ही होते हैं। एक होता है टॉप लेवल, एक होता है आपका मिडिल लेवल, एक होता है सर आपका लोअर लेवल जिसको फंक्शनल लेवल बोला जाता है। फंक्शनल। सर एक होता है आपका डिविजनल, एक होता है आपका बिजनेस लेवल। सर तो आपकी ऑर्गेनाइज टॉप 100 क्वेश्चन लेंगे क्या एसएम के? नहीं, टॉप 100 क्वेश्चन इसके नहीं। देखो एसएम में ना अगर कोई टॉप 100 क्वेश्चन ले भी रहा है तो उसको मना कर दो भाई, 100 क्वेश्चन जैसी एसएम में कोई चीज ही नहीं होती है। 120 पन्ने का तो मेरा एसएम का मॉड्यूल है। सर अगर मैं एक क्वेश्चन एक पेज का मानू भी तो 120 में तो पूरी अपनी बुक ही खत्म हो गई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर मत जाओ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को प्लीज फॉलो मत करना। आप अगर बुक पढ़ के जाओगे ना तो अगर एफएम का पेपर टफ भी आ गया तो आपका एसएम मैनेजेबल हो जाएगा। एसएम में चलो मैं आपको हिंट दे रहा हूं सर, पहले 1 to 4 चैप्टर को कवर कर लो, दैट विल बी इजी फॉर यू। वो ज्यादा अच्छा होगा, ज्यादा अच्छी अप्रोच बता रहा हूं। डन सर। अब आपका ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से स्ट्रक्चर्ड है उसकी बात करता है। सर सिंपल स्ट्रक्चर पता है क्या होता है? इसमें एक मैनेजर होता है, उसी के अंडर इंप्लॉइज होते हैं, बस काम खत्म। इसी को बोला जाता है क्वेश्चन प्रैक्टिस चाहिए ना एटलीस्ट। तो सचिन मैंने वीडियो डाल रखी है, चैप्टर नंबर 1 की। चैप्टर नंबर 1 की मैंने वीडियो डाल रखी है, उसमें क्वेश्चन बताए हैं और ये भी बताया है कि कैसे उसको प्रैक्टिस करना है, मतलब कैसे लिखना है, राइटिंग, प्रेजेंटेशन, सब कुछ बता रखा है। सर केस स्टडी कैसे लिखनी है वो भी बताया है। मैं आपको रुको दिखा देता हूं यहां पे ताकि आपको याद रहे। सर कहां गया? ये रहा।
अच्छा, साथ ही साथ आप लोगों को ये भी बता दो सर, हमारी लास्ट टाइम की एसएम मैराथन पे 17,000 व्यूज टच हो चुके हैं। क्या बात है, बहुत जल्दी 20,000 भी टच होंगे। आ, 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 बहुत लोगों को शायद पता भी नहीं है। ये देखो सचिन, यहाँ पे हमारे पास इंट्रो टू स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट वीडियो नंबर 5, डे 5 की वीडियो है। इस वीडियो में मैंने क्वेश्चंस और उसको लिखने का तरीका सब कुछ बताया चैप्टर नंबर 1 के हिसाब से, तो आप प्रॉपर्ली उसको समझ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी अपने को। चलो नेक्स्ट सर। सर सिंपल स्ट्रक्चर क्या होता है? बहुत आसान स्ट्रक्चर है, एक ओनर होता है, उसी के अंदर सारे वर्कर हो जाते हैं, दैट इज नोन एज योर सिंपल स्ट्रक्चर। ज्यादा सोचने का काम नहीं है इसमें। सर फंक्शनल स्ट्रक्चर क्या है? फंक्शनल स्ट्रक्चर यहां पे सर ऑर्गेनाइजेशन को अपन जो फंक्शंस करते हैं ना, शेयर करवा दो, मैं करवा देता हूं सर। ऑर्गेनाइजेशन को ना अपन फंक्शंस के अंदर, याद है सर, मार्केटिंग का फंक्शन, सेल्स का फंक्शन, सर्विसेज का फंक्शन, एक अपना ओनर होगा और उसके नीचे अलग अलग फंक्शन हो जाएंगे। मार्केटिंग का फंक्शन, मार्केटिंग का मैनेजर रहेगा और उसके नीचे उसके बंदे लगे रहेंगे। सर यहां पे क्या होगा, मान लो सेल्स की टीम रहेगी, फिर यहां पे एचआर की टीम रहती है, मतलब सर एक ओनर, उसके नीचे अलग अलग फंक्शन वाले बंदे। ओके भाई ठीक है, परफेक्ट। सर डिविजनल स्ट्रक्चर, डिविजनल स्ट्रक्चर पता है क्या होता है सर? सर क्या होता है, ये रही मेरी एक कंपनी, कंपनी सर, मैं एक कंपनी को ब्रेक करता हूं वेरियस डिविजन्स के अंदर, मतलब सर डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैंडल करने के लिए। जैसे सर मान लो इसको मैंने दे दिया फॉर एग्जांपल सिगरेट का सेगमेंट, इसको मैंने दे दिया सर कौन सा, मान लो स्टेशनरी का सेगमेंट, इसको मैंने क्या दे दिया सर, ग्रोसरी का सेगमेंट दे दिया, इसको मैंने कौन सा सेगमेंट दे दिया सर, मान लो होटल का सेगमेंट दे दिया। अगर कंपनी को फर्दर डिवीजन के अंदर बांट दिया, सर डिवीजन पता है किसी भी तरह से हो सकता है, मैं आपको बेस्ट एग्जांपल देता हूं डिवीजन का, खुश हो जाओगे सुन के। सर क्या, आईसीएआई, आईसीएआई इज डिविजनल का एग्जांपल। कैसे? आईसीएआई ने अपने डिवीजन बना रखे हैं ऑन द बेसिस ऑफ एरिया। बताओ, ईस्ट डिवीजन, वेस्ट डिवीजन, नॉर्थ डिवीजन, साउथ डिवीजन, सेंट्रल डिवीजन। क्या आईसीए ने डिवीजन बना रखे? हाँ जी सर, आप डिवीजन किसी भी तरह से बना सकते हो, एरिया के बेसिस पे, प्रोडक्ट के बेसिस पे, सर क्वालिटी के बेसिस पे, कस्टमर की प्रेफरेंस के बेसिस पे, कस्टमर के बेसिस पे भी बना सकते हो। सर हम कस्टमर के बेसिस पे डिवीजन बना के दिखाऊं? हाँ जी सर, ये देखो, ये रही आपकी सर कंपनी, जैसे मान लेता हूं सर एयरलाइंस, प्रीमियम, इकोनॉमी, बिजनेस क्लास, 3 क्लास होती है, बस काम खत्म। सर आप अपना डिवीजन किसी भी तरह से क्रिएट कर सकते हो, दैट्स इट सर, बहुत ज्यादा इजी। सर एडवांटेज डिसएडवांटेज इजी है, पढ़ लोगे। मल्टी डिविजनल स्ट्रक्चर, सर ये देखो यहां पे क्या होता है, हाँ जी सर क्या होता है, it is composed of the operating divisions where each divisions represent several business to which responsibility from day to day operations are delegated by the top management। सर इसमें भी अपन डिविजन्स बनाते ही हैं, सेम टू सेम है डिविजनल स्ट्रक्चर, लेकिन बस डिविजनल स्ट्रक्चर का थोड़ा बड़ा फॉर्म होता है। फंक्शनल डिपार्टमेंट faced problem in coordinating priorities among different products, cost were not allocated सर, तो टॉप मैनेजमेंट was over involved in the short term problems। तो हमने मल्टी डिविजन बना दिया। कैसे सर, ये देखना, एक कंपनी रखी, इसके अंदर रखा हमने डिवीजन, और उस डिवीजन के अंदर हमने और ज्यादा फंक्शन डाल दिए, बस ये बन गया हमारा सर मल्टी डिवीजन। और पता है सर यहां पे एक चीज समझना, यहां पे एक चीज समझना, मल्टी डिवीजन इज एज सेम एज एसबीयू। मल्टी डिवीजन और आपका एसबीयू दोनों के दोनों बराबर है, लेकिन आपको अगला टॉपिक है एसबीयू, लेकिन आपको एक चीज समझनी है, क्या, इन मल्टी डिवीजन, ध्यान रखना, एसबीयू डिविजन्स दोनों में फर्क बस इतना है, आर नॉट इंडिपेंडेंट। डिविजन्स इंडिपेंडेंट नहीं है, डिविजन्स आर इंडिपेंडेंट। दोनों के अंदर बस इतना फर्क है। सर स्क्रीन शायद ऑपरेट, अच्छा अटक गई, स्क्रीन स्टक हो गई क्या? नहीं दिख तो रहा है। एक सेकंड रुको,
अब बताओ, अब दिख रहा है? हाँ जी सर। सर एक चीज देखना, मल्टी डिवीजन वाले में, मल्टी डिवीजन और एसबीयू में दोनों सेम है, डिट्टो सेम है। बहुत सारे डिविजन्स होते हैं, बस मल्टी डिवीजन के डिविजन्स इंडिपेंडेंट नहीं होते और यहाँ पे सारे डिविजन्स अपने इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। बस दोनों के अंदर इतना फर्क है और कोई भी फर्क नहीं है दोनों के अंदर। लेट रिएक्ट कर रही है, हाँ थोड़ा सा बस, अब अपन ने करेक्ट कर दिया। डन सर जी, बताओ कोई दिक्कत नहीं? सर अपने को कोई भी दिक्कत नहीं आई है। अब भी लेट रिएक्ट कर रही है क्या? नहीं, अब तो क्लियर है ना यार, अब क्लियर। चल सर एसबीयू भी अपन ने खत्म कर लिया। अब सर मैट्रिक्स स्ट्रक्चर, पता है मैट्रिक्स स्ट्रक्चर ना वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है लेकिन मैट्रिक्स स्ट्रक्चर इज अगेन वन ऑफ द गुड स्ट्रक्चर्स। यहां पे कंपनी है, हाँ सर कंपनी के फंक्शंस अपन ने बनाए, देखना एचआर, मार्केटिंग, सेल्स, प्रोडक्शन, ठीक है, और यहां पे डिवीजन भी डाल दिया। देखना डिवीजन डाल दो या प्रोडक्ट डाल दो। सर मान लो डिवीजन डाल दो या प्रोडक्ट डाल दो। अब देखना गाइस होगा क्या, यहां पे एक बंदा था, यहां एक और बंदा था, अब देखना गाइस, ये देखना सर ये जो एचआर का बंदा है क्या इस मार्केटिंग वाले बंदे से कनेक्टेड है? हाँ सर ये लोग आपस में कनेक्टेड है। क्यों? क्योंकि ये सब मिलके एक डिवीजन के लिए काम कर रहे हैं, एक प्रोडक्ट के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है, ये सब लोग कनेक्टेड हैं। क्यों? क्योंकि ये एक प्रोडक्ट के लिए दूसरे प्रोडक्ट के लिए काम कर रहे हैं। और सर इस प्रोडक्ट का एक प्रोडक्ट मैनेजर होगा, इस प्रोडक्ट का एक और प्रोडक्ट मैनेजर होगा। हाँ जी सर। अब देखना सर ये लोग भी आपस में कनेक्टेड हैं। क्यों? क्योंकि ये लोग एक फंक्शन के आदमी हैं। ये सब एचआर का आदमी है तो इनका एक एचआर मैनेजर होगा, ये सब मार्केटिंग के आदमी तो इनका एक मार्केटिंग मैनेजर होगा। यहां पे सर एसबीयू कहां हुआ? यस फाइन नाउ एसबीयू, सर एसबीयू बता दो। एसबीयू बताया तो दोनों सेम है, एसबीयू और मल्टी डिवीजन दोनों सेम है, बस एसबीयू में इतना फर्क है कि एसबीयू में हमारे डिविजन जो है वो इंडिपेंडेंट होते हैं, मल्टी डिवीजन में इंडिपेंडेंट नहीं होते। सर अब एक चीज बताना, क्या यहां पे हर एक एम्प्लॉय का दो मैनेजर होगा? एक होगा सर प्रोडक्ट मैनेजर, एक होगा सर आपका, जल्दी बता दो, फंक्शन का मैनेजर। जैसे इस बंदे का एक डिवीजन मैनेजर है, एक एचआर मैनेजर है, इस बंदे का एक डिवीजन मैनेजर है, एक मार्केटिंग मैनेजर है, इस बंदे का एक डिवीजन मैनेजर है, एक प्रोडक्शन मैनेजर है। हर एक आदमी का दो मैनेजर हो सकता है। हाँ जी सर इतनी सी बात है बस। अब नेक्स्ट कहां गया सर? हमारे पास नेटवर्क स्ट्रक्चर। सर पता है नेटवर्क स्ट्रक्चर तो और बहुत बढ़िया है, बताओ सर क्या है? नेटवर्क स्ट्रक्चर बोलता है सर मेरे को कोई काम धंधा नहीं आता। मैंने बोला क्या? सर एक हेड ऑफिस होता है, हाँ, और जितना भी काम होता है ना वो लोग अपना सारा काम आउटसोर्स करवा लेते हैं। तो एचआर वाला बंदा यहां कनेक्टेड है, सेल्स वाला बंदा यहां कनेक्टेड है, प्रोडक्शन वाला बंदा यहां कनेक्टेड है, मतलब सब लोग एक दूसरे से ऐसे कनेक्टेड हो जाते हैं। बोलो सर यहां पे हम क्या करते हैं, अपना बेसिक जो फंक्शन का काम है ना वो आउटसोर्स कर देते हैं, तो ये भी सब जुड़े हुए हैं, सब एक दूसरे से एक नेटवर्क में कनेक्ट हो जाते हैं। उसको बोला जाता है सर हमारा नेटवर्क का स्ट्रक्चर। दैट्स इट, इतना ही है हमारे पास। सर आवर ग्लास स्ट्रक्चर, आवर ग्लास स्ट्रक्चर क्या बोलता है? सर आवर ग्लास स्ट्रक्चर के बारे में हमें बोला गया, ये देखना सर, बेसिक देखना यहां पे क्या हुआ, आउटसोर्सिंग। वेरी गुड सचिन। सर आउटसोर्सिंग के बारे में देखो सर, पता है आजकल टेक्नोलॉजी की वजह से ना जो मिडिल लेवल बंदा है ना, मिडिल लेवल, वो आपका अब उसका डिमांड कम होता चला जा रहा है। मिडिल लेवल का डिमांड कम होते चला जा रहा है। अब जरूरत है सिर्फ दो लोगों की, स्ट्रेटजी प्लान करने वालों की और लोअर लेवल पे इंप्लीमेंट करने वालों की। ड्यू टू टेक्नोलॉजी, क्योंकि इनका जो भी काम था
वो तो टेक्नोलॉजी कर लेती है, बात खत्म। उसकी वजह से मिडिल लेवल अपना कम होता चला जा रहा है। इसी को बोला जाता है सर आवरग्लास स्ट्रक्चर। टॉप लेवल बड़ा है, लोअर लेवल बड़ा है, मिडिल लेवल कम होता चला जा रहा है। क्यों? बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी। इसको बोला जाता है आवरग्लास स्ट्रक्चर। दैट्स इट सर। ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर। सर मेरी बात समझो, कल्चर किसको बोलते हैं? परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन। हाँ, गुरुकुल के 3 स्तंभ। सर कल्चर मतलब हाउ डज एन ऑर्गेनाइजेशन थिंक, हाउ डज एन ऑर्गेनाइजेशन थिंक, प्लान, एक्ट, वर्क। ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनल कल्चर कैसा है? स्ट्रेटजी एंड इंप्लीमेंटेशन। वेरी गुड। बीओटी अप्रोच, नैरो मिडिल लेवल। वेरी गुड सचिन, क्या बात यार, ब्रिलियंट। ऐसे ऐसे वर्ड्स लिख के आओगे तो पक्का मार्क्स मिलेंगे, क्यों नहीं मिलेंगे? वेरी गुड सर। वेयर डज द कॉर्पोरेट कल्चर कम्स फ्रॉम? कॉर्पोरेट कल्चर, जो कॉर्पोरेट कल्चर होता है, एक बात बताओ, बोला जाता है ना सर इस कंपनी का तो कॉर्पोरेट कल्चर ही खराब है। सर कॉर्पोरेट कल्चर का मतलब कंपनी का वैल्यूज, प्रैक्टिसेस, मैनेजमेंट जो अप्लाई करती है उसी को तो बोला जाता है कॉर्पोरेट कल्चर। टॉप लेवल जो करता चला आता है। एक बात बताना सर, अगर आप देखना, आप एक टीम में हो, आपके अंदर आर्टिकल है, उस टीम का एक मैनेजर है, उस मैनेजर का एक मैनेजर है, उस मैनेजर का एक वीपी है, और उस वीपी का टॉप सीईओ है। अगर ये इसको ज्यादा काम देगा, लेट रोकेगा, ये इसको लेट तक 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 रोकेगा। ऐसा होता है कि नहीं है? सर कॉस्टिंग में पढ़ा था। वेरी गुड सर। ऐसा होता है कि नहीं है? सर एकदम ऐसा होता है। तो बोला जाता है सर एक कॉर्पोरेट का कल्चर डिफाइन होता है, जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है ना, वो कैसा सोचता है, कैसा अप्रोच लेके आता है, उसके बेसिस पे। डन सर जी, डन सर जी, डन। कल्चर इज एन अलाई और एन ऑब्स्टिकल टू द स्ट्रेटजी एग्जीक्यूशन। सर एक बात बताओ, कल्चर, अब पता है जिसने ये डायलॉग सुना है ना वो बता पाएगा। सर परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन। सर बताओ ये आपको स्ट्रेटजी को इंप्लीमेंट करने में मदद करेंगे या स्ट्रेटजी को अपोज करेंगे? बताओ। आपके परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन इंप्लीमेंट करने में मदद करेंगे या अपोज करने में? अब मैं आपकी क्लास में भाई टाइप का कल्चर है। हाँ बहुत बढ़िया। मेरी क्लास में मैं सर और स्टूडेंट वाला कल्चर नहीं रखता। मैं बोलता हूं भाई भाई समझो, जो भी डाउट पूछना है पूछते रहो, मेरे को जो बताना है मैं बताता रहूंगा। पहले तो ये बताओ सर, कल्चर इंप्लीमेंट करने में मदद करता है या अपोज करता है? पीपीए आई, पीपीए बोले तो बताओ सर जी। अपोज करता है। प्रवीण बोल रहा है अपोज करता है। अब देखते हैं, मैं एक लाइन लिखूंगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। भाई डिपेंड, डिपेंड। अगर मान लो, देखो देखो डिपेंड करता है सर। अगर देखो, अब देखना सर, मोहब्बतें मूवी याद है? मोहब्बतें सर, अगर आप कुछ ऐसा काम करते हो जो अमिताभ बच्चन को पसंद था तो वो फेवर में रहेगा। अगर आप कुछ ऐसा काम करते हो जो अमिताभ बच्चन को नहीं पसंद था, वो अपोज करेगा। वेरी गुड सर। अगर मान लो आपका स्ट्रेटजी कुछ ऐसा है, इफ स्ट्रेटजी इज एज पर द कल्चर, तो आपका कल्चर उसको प्रमोट करेगा। इफ द स्ट्रेटजी इज अगेंस्ट द कल्चर, तो आपका कल्चर उसको अपोज कर देगा। बात खत्म सर। इतनी सी बात है। कितना प्यारा एग्जाम्पल लेके, कल्चर ऑफ गूगल, नो ड्रेस कोड। वेरी गुड। पीपीए बोले तो अच्छा, परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन। अच्छा अब बोलो सर, समझ में आया? कितने प्यारे तरीके से मैंने लिंक कर दिया। सर अगर आप कुछ ऐसा काम कर रहे हो जो अमिताभ बच्चन को पसंद था, हाँ, तो क्या करेगा? फेवर में रहेगा। सर अगर आप कुछ ऐसा काम कर रहे हो जो उसको पसंद नहीं था, वो क्या करेगा? अपोज करेगा। बस सर यही बात तो समझनी थी, यही बात लिख रखी है। बोलता है सर, बोलता है व्हेन दे आर कंपैटिबल द कल्चर बिकम्स अ वैल्यूएबल एलाई। बोलता है सर अब अगर स्ट्रेटजी और कल्चर एक दूसरे से मिल जाता है तो वो फायदा है, अगर नहीं मिल पाता तो भैया बहुत दिक्कत होगी इंप्लीमेंटेशन करने के अंदर। व्हाट इज द रोल ऑफ कल्चर इन द स्ट्रेटजी एग्जीक्यूशन? सर प्रमोट करता है या अपोज करता है? सर आपका कल्चर मदद भी कर सकता है, अपोज भी कर सकता है। सेम पॉइंट है, पढ़ लेंगे, काम खत्म है सर। उसके बाद पेरिल्स एंड प्रॉब्लम ऑफ स्ट्रेटजी कल्चर कॉन्फ्लिक्ट, इजी टॉपिक है, पढ़ने लायक है, ज्यादा कुछ वैसा नहीं है। चेंजिंग इन द प्रॉब्लम कल्चर, नहीं सर इसमें से कोई स्ट्रेटेजिक लीडरशिप, ये अपन ने पढ़ रखा था लीडरशिप के बारे में।
ऑपरेशनल कंट्रोल, मैनेजमेंट कंट्रोल अपन ने पढ़ रखा है, स्ट्रेटेजिक कंट्रोल पढ़ा है सर। इसके बाद अपने पास कोई भी ऐसा डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है इस चैप्टर में कवर करने के लिए। मैं आपको एक टॉपिक बता देता हूं जो आपको पढ़ना चाहिए सर। ये डिफरेंस पूछ सकता है, डिफरेंस पूछ सकता है आप लोगों से। इस टॉपिक का डिफरेंस पूछा जा सकता है, नोट कर लो। और उसके बाद स्ट्रेटेजिक लीडरशिप, ये आपका डायरेक्ट क्वेश्चन में आ सकता है। मैनेजर्स के पास 5 लीडरशिप रोल होते हैं प्ले करने के लिए, डायरेक्ट क्वेश्चन में आ सकता है, वो भी कंपलसरी वाले में। डायरेक्ट 5 छोटे से रोल्स हैं उसके। ये डिफरेंस पूछा जा सकता है, ये पक्का डिफरेंस आएगा इस बार या नेक्स्ट अटेम्प्ट के अंदर ये डिफरेंस आ जाएगा। बहुत ईजी है। स्ट्रेटेजिक कंट्रोल, ऑपरेशनल कंट्रोल, मैनेजमेंट कंट्रोल, इसके बाद कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जो मेरे को कवर करवाना चाहिए। फाइनेंशियल कल्चरल, नहीं सर, इसके बाद कोई ऐसा डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है जो अपने को कवर करवाना चाहिए। धोनी एंड हिटलर की स्ट्रेटेजी, नहीं सर। भाई कितना मिस कर दिया मैं। खत्म भाई, क्लास आज की खत्म। अब देखो गाइस, जो टॉपिक्स इस चैप्टर के, इस चैप्टर में जो टॉपिक्स मैंने आपको कवर करवाए आज की वीडियो में, अब मैं आपको स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रिपेयर करने की टिप्स देने जा रहा हूं। एक बार वापस से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दो, इस वीडियो में है, टेंशन मत ले। सबसे पहले सर आपको क्या करना है, चैप्टर नंबर 1 से लेके 4 तक कंप्लीटली 2 टाइम्स फिनिश करना है। सबसे पहला टारगेट आपका यही रहना चाहिए। उसके बाद उसके बाद आप क्या करोगे, उसके बाद अपना एफएम फुल्ली प्रिपेयर करोगे, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप आओगे चैप्टर नंबर 5 के ऊपर, 5 के टॉपिक्स जो अपन ने क्लास में डिस्कस किए। उसके बाद रिमेनिंग टॉपिक्स के ऊपर आओगे। दैट्स इट, बात खत्म। इस तरह से आप अपना पूरा स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रिपेयर करने वाले हो। कौन सा चैप्टर स्किप कर सकते हैं, मैंने बता दिया ना, मैंने बता दिया, मैंने फुल बताया है। सर एफएम में कुछ भी स्किप मत करना, एफएम में कुछ भी स्किप मत करना। एफएम में प्रिपेयर करने की स्ट्रैटेजी बता देता हूं। पहले रेशियो कर लो, फिर उसके बाद लिवरेज करना, इजी टॉपिक्स बता रहा हूं। फिर सर डिविडेंड कर लेना, आता ही आता है। फिर सर उसके बाद डिवेंचर कर लेना, पक्का आता ही आता है। इन चारों को सबसे पहले खत्म करना। फिर सर आना आप लोग कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे, और इसके साथ साथ कैपिटल स्ट्रक्चर खत्म कर लेना। फिर इसके बाद आना सर इन्वेस्टिंग डिसीजन पे और वर्किंग कैपिटल के ऊपर। और आपका कुछ बचा क्या, और आपका कुछ बचा नहीं सर, हो गया। एसएम का बताया ना, चैप्टर 1 से 4, अगर छोड़ना हो तो 5 छोड़ना, लेकिन सबसे पहले 1 से 4 2 बार अच्छे से खत्म करना। 5 कितना ही बड़ा क्यों ना हो, चैप्टर 5 कितना ही बड़ा क्यों ना हो, आएगा उससे 10 से 12 नंबर का ही टॉपिक। कितना ही बड़ा क्यों ना हो, उससे 10 से 12 नंबर का ही टॉपिक आने वाला है। बोलो सर जी, अब कोई दिक्कत लगी? हमने फाइनली आज की क्लास में अपनी एसएम पावर को फिनिश कर लिया है। बोलो गाइस, मजा आया क्या आप लोगों को? ये डिवेंचर कौन सा, डिवेंचर कहां लिखा मैंने? डिवेंचर नहीं, डेटर्स भाई। जस्ट अभी बुक रीड कर ला तो चलेगा भैया। ऐसे में जस्ट आपकी बुक सिंगला, मेरी बुक में सब कुछ है। आप आईसीआई से मैच करके देखो, सब कुछ लिखा हुआ है, सब कुछ। जहां पे आईसीआई की लैंग्वेज लिखनी थी मेरी बुक में, जहां पे आईसीआई की लैंग्वेज आनी थी मैंने आईसीआई की लैंग्वेज लिखी। जहां पे मेरी पर्सनल लैंग्वेज आनी चाहिए थी वहां पे मैंने पर्सनल लैंग्वेज लिखी है। 100% आईसीआई का कवरेज है। थोड़ी बहुत स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है, उसके लिए माफ करना, उसके लिए आईसीआई भी माफ करके चलता है। स्पेलिंग में कोई दिक्कत की बात नहीं है, अपने हाथ से लिखा है। क्वेश्चन की तो नीड नहीं ना, मतलब ना। मैं बताता हूं क्वेश्चन कैसे करना है, सुन लो क्वेश्चन कैसे करना है। हाउ टू डू क्वेश्चन, जस्ट ऑडिट डेटर्स या वर्किंग कैपिटल, डेटर्स वर्किंग कैपिटल वाला, हाँ वही वाला। सर क्वेश्चंस एसएम में ना सिर्फ ऑडिट करके जाना,
मतलब सर आपने एक बार चैप्टर याद कर लिया फिर पलट के देखना, इस क्वेश्चन का आंसर आता है? हाँ, अगर आता है तो सामने वाले ने लिख कैसे रखा है, सिर्फ ऑडिट करके जाना टू चेक हाउ टू राइट, लिखना कैसे है बस वो करके चले जाना, और कोई दिक्कत की बात नहीं है, और आप आराम से लिख के आ सकते हो। बोलो सर जी डन 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 डन। अब फटाफट से आप लोगों से एक रिक्वेस्ट चाहिए, एक प्रॉमिस करोगे क्या मेरे को, एक प्रॉमिस करोगे क्या मेरे को, एक प्रॉमिस करोगे क्या मेरे को? बोलो सर। एफएम में आपकी पावर बैच और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किया तो चलेगा? परफेक्ट चलेगा, एकदम चलेगा सर। अब बताओ एक प्रॉमिस करोगे क्या मेरे को? क्या प्रॉमिस अमित भाई? आप मेरे को एक बार रिव्यू प्रोवाइड करोगे हमारी कॉस्ट एफएम एसएम पावर बैच का मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, मेरे को एक बार व्हाट्सएप ड्रॉप करोगे सर 7903479393 पे। आप एक मेरे को रिव्यू ड्रॉप करने वाले हो हमारी बैच का और हमारी बुक्स का मेरे व्हाट्सएप नंबर पे। मुझे आप लोगों के रिव्यू चाहिए, अच्छा लगा बुरा लगा जो भी लगा आप लोग सब बताओगे मेरे को, अमित भाई ये कमी थी, आप बताओगे तब जाके मैं अगले वाले के लिए उसको और इंप्रूव कर पाऊंगा। प्रॉमिस मी कि आप लोग मेरे को एक रिव्यू ड्रॉप करोगे मेरे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर, पक्का सर। भैया ये एफएम का प्रैक्टिस बैच ले अब जा से लग रहा, एफएम प्रैक्टिस बैच ले आओ अब, जोर से डर लग रहा है। अरे टेंशन मतलब हो जाएगा सर, केस स्टडी का आंसर क्वेश्चन के हिसाब से कैसे फॉर्म करना है? प्रवीण मैंने बताया ना, मैंने जो वीडियो डाली है ना, मैंने वीडियो डाल रखी है चैप्टर नंबर 1 के क्वेश्चन डिस्कस करने की, उसमें समझ में आ जाएगा। भाई प्रॉमिस का किसी ने जवाब नहीं दिया, बता दो सर प्रॉमिस करते हो क्या, रिव्यू भेजोगे मेरे को? सर ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आपको बस एक रिव्यू डालना है, सर कैसा लगा या नहीं लगा। डन सर जी डन। तो गाइस अब हम नेक्स्ट मिलेंगे आप लोगों से प्रैक्टिस बैच के साथ। भैया कॉस्ट का चैप्टर बता दो पहले कौन सा करना है? कॉस्ट का बता दूं सर, कॉस्ट का ले लो। कॉस्ट का सबसे पहले अगर करना है तो कॉस्ट शीट खत्म करना, कॉस्ट शीट खत्म करने के बाद सर आसान चैप्टर्स की अगर मैं बात करूं तो मटेरियल कर लेना, लेबर कर लेना, आएगा ही आएगा, ओवरहेड्स और एबीसी, पक्का इनसे आपका नहीं भी तो 30 मार्क्स का क्वेश्चन बन जाएगा। इसके बाद अगर आपको करना है कंपलसरी कवर करना है, मार्जिनल करना सर, प्रोसेस करना, स्टैंडर्ड करना और सर्विस कॉस्टिंग करना, इनसे आपका अगला अराउंड 35 से 40 मार्क्स तक का क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद बाकी चैप्टर्स पे फोकस करना, उसके बाद बाकी चैप्टर्स के ऊपर फोकस करना। डन सर डन सर डन सर डन 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 डन। बोलो सर जी क्लियर हो? हाँ जी सर अपन क्लियर है। तो आप लोग प्रॉमिस करो सर, एक तो सबसे पहले आज मैंने बोला नहीं है तो बदमाशों ने किया भी नहीं है, वीडियो को लाइक करो सर, और जो भी डाउट्स लगे प्रॉब्लम्स लगे आप लोग मेरे को आराम से भेज सकते हो। ओके चलो बाय बाय, टेक केयर सर। रिव्यू ड्रॉप करना मत भूलना, आपका रिव्यूज का मेरे को बहुत इंतजार रहेगा। रिव्यूज आप लोग अपने ड्रॉप करोगे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, आपको बुक्स कैसी लगी, बैच कैसी लगी, जो भी दिक्कत थी आप लोग मेरे को बता सकते हो। ओके चलो बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं आप लोगों से कुछ दिनों के बाद प्रैक्टिस बैच के साथ। ऑल द वेरी 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 बेस्ट। दो बातें याद रखना, क्या सर? एक तो सबसे पहले खुशी के साथ तैयारी करनी है, खुशी से पेपर देके आना है, क्योंकि खुशी से पेपर देके आओगे तो मार्क्स अपने झक मार के पीछे आएंगे। और कॉस्ट एफएम एसएम में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपके अमित भाई आपके साथ है ना। चलो बाय बाय, टेक केयर।